जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर में आज हम उन टॉपिक्स का मैराथन करेंगे जिन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है। फिर हम इंटरनेट, जहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर हैं, सर्च इंजन है, दिस दैट, जहां जहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। फिर ईमेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायरस और एंटीवायरस। आज ये सारे टॉपिक्स इस सेशन में हम कवर करेंगे। ऑल दो लेक्चर लेंदी होगा, बट एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाएगा। इससे पहले एक कंप्यूटर का सेशन आया है जिसमें मैंने इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें कवर करी हैं। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से आपका कंप्यूटर का मेनली मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, जिसमें आपका अरिहंत की बुक तो ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट, प्लस जो जो एडिशनल जहां जहां से पीवाईक्यूज आपके फ्रेमिंग है उन सबको दिमाग में रखते हुए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हम एमएस ऑफिस की बात करेंगे। देखो, एमएस ऑफिस क्या, एमएस ऑफिस को किसने बनाया था? पहली बात, एमएस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट इंक जिसे कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन, इसने बेसिकली बनाया था 1988 में। ठीक है। ये क्या है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एंड यूजर के लिए, इसलिए इनको एंड यूजर प्रोग्राम कहते हैं, एंड यूजर्स के लिए होते हैं, ताकि उनकी हेल्प से वो कुछ कर। जैसे आपको मान लो लेटर लिखना है, एमएस वर्ड में लिखोगे, आपको कोई कैलकुलेशन करनी है एमएस एक्सेल में लिखोगे, आपको किसी को प्रेजेंटेशन देनी है एमएस पावर पॉइंट में करोगे, तो यही काम है। ठीक है, तो इसमें ये सारे हमें एक एक करके डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को कवर करेंगे। ठीक है, अब ना पहले की तरह सिर्फ शॉर्टकट कीज नहीं पूछ रहे, अब और भी एडिशनल चीजें पूछ रहे हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर एमएस एक्सेल को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद एमएस पावर पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट को कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम एमएस एक्सेस को कवर करेंगे, जो आपके सिलेबस में मेनली मेंशन होता है। ठीक है, ऐसे इसके साथ साथ एमएस आउटलुक भी होता है जो ईमेल क्लाइंट है, बट वो आपके सिलेबस में इतना मेंशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द एमएस वर्ड। ठीक है, देखो, अब अपने ध्यान से ना मेरी कहानी सुनिए जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बस उसके बाद आपके पढ़ा तो आपने ऑलरेडी हुआ है। देखो, एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड एक तरह का वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड को प्रोसेस करने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका क्या यूज है? इसकी हेल्प से अगर आपने कोई लेटर की कंपोजिशन करनी है, आप कंपोज करना चाहते हो किसी लेटर को, आप उसको एडिट करना चाहते हो, ठीक है, एडिट करना चाहते हो, कोई फॉर्मेट सेट करना चाहते हो, कोई प्रिंटिंग करना चाहते हो, ये सब चीजें आप एमएस वर्ड के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसी काम के लिए बनाया। 2000, अब कहानी सुनो, और यही कहानी से क्वेश्चन है। 2007 से पहले इसकी जो एक्सटेंशन होती थी एमएस वर्ड के, हम लिखते थे डॉट डीओसी, बट डॉट डीओसी। ठीक है, बट 2007 के बाद हम इसको क्या लिखते हैं? डॉट डीओसी एक्स। तो पहले तो इसकी एक्सटेंशन, ये एग्जाम में पूछता है, 2007 से पहले इसकी एक्सटेंशन क्या थी? डीओसी थी, सिर्फ डॉट डीओसी। और 2007 के बाद इसकी एक्सटेंशन डॉट डीओसी एक्स होगी। ठीक है, जब भी हम आपका एमएस वर्ड खोलते हैं तो सबसे ऊपर आपको लिखा आता है डॉक्यूमेंट वन। क्या लिखा आता है? डॉक्यूमेंट वन। ठीक है, ये भी याद रखना है। जैसे जब आप एक्सेल खोलोगे ना, तो ऊपर लिखा आता है बुक वन। ठीक है, पावर पॉइंट लिखा लिखो खोलोगे ना, जब उसके ऊपर लिखा आएगा प्रेजेंटेशन वन। ठीक है, और मान लो एमएस एक्सेस खोल रहे हो ना, उसमें लिखा आएगा डेटाबेस वन। तो ये याद होना चाहिए आपको। तो जब भी हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो ऊपर क्या लिखा आता है? डॉक्यूमेंट वन। एक बार सारे बता दो, जब हम एमएस एक्सेल खोलते हैं ना, ऊपर लिखा आता है बुक वन। जब हम पावर पॉइंट खोलते हैं उसमें आता है प्रेजेंटेशन वन। और जब हम जो है डेटाबेस खोलते हैं उसमें आता है डेटाबेस वन। ठीक है, तो बेसिकली एमएस वर्ड जब भी आप ओपन करते हो तो इसके ऊपर जो आपका लिखा आता है वो आता है डॉक्यूमेंट वन। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरा मैंने बताया, 2007 से पहले हम डीओसी लिखते थे, इसकी एक्सटेंशन, और 2007 के बाद डीओसी एक्स हमने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो, जब भी आप एमएस वर्ड अगर आपने कभी खोला होगा तो सबसे ऊपर आपके टाइटल बार होते हैं। देखो, टाइटल बार जहां पे आपका ये डॉक्यूमेंट वन वगैरह लिखा होगा, ये सब चीजें टाइटल बार में आती है। ठीक है, जहां पे आपके फाइल का नेम होता है, दिस दैट, उसके राइट साइड में तीन बटन होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तीन बटन होते हैं। एक होता है मिनिमाइज का बटन। ठीक है, मिनिमाइज का बटन, इसमें माइनस सा बना होता है। ठीक है, एक होता है रीस्टोर का बटन जिसको मैक्सिमाइज भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है क्लोज का बटन। क्लोज का बटन जिसके आगे क्रॉस बना होता है। ठीक है, मैक्सिमाइज इस तरह का बटन होता है। तो ये बटन बने। मिनिमाइज का मतलब होता है जब आपने मिनिमाइज किया तो वो जो आपने एप्लीकेशन खोली थी, एमएस वर्ड खोला हुआ है, वो क्या हो जाता है? वो बंद नहीं होता, बट वो स्मॉल हो जाता है, उसका साइज जो है रिड्यूस हो जाता है, वो बोलते हैं मिनिमाइज। रीस्टोर मतलब वो मिनिमाइज किया होगा, अगर आप चाहते हो पूरी स्क्रीन में आ जाए तो आप रीस्टोर पे जाओगे। और क्लोज करने का मतलब आप उस एमएस वर्ड से बाहर निकल गए, उसको आपने बंद कर दिया, तो वो क्लोज का मतलब। ये सब कहां पर होता है? टाइटल बार में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी टाइटल बार जब भी आप डॉक्यूमेंट खोलते हो, यहीं से क्वेश्चन आता है कौन सी जगह। अब आपको पूछते हैं मिनिमाइज, रीस्टोर, क्लोज कहां पर होता है? तो टाइटल बार में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर एक हमारे पास होता है क्विक एक्सेस। क्या होता है? क्विक एक्सेस। ठीक है,
भाई आजकल यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो नहीं पूछे जा रहे हैं जस्ट स्टैंडर्ड की। क्विक बार का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड टूल बार, क्विक एक्सेस का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे अगर आपको ओपन करना हो, कुछ प्रिंट करना हो, कुछ सेव करना हो, ये सब चीजें आपको यहाँ मिले। तो एग्जाम में पूछे प्रिंट ओपन सेव ये कहाँ पर होता है, क्विक एक्सेस में होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है टैब से। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स। ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछता है, आप पूछता है कौन से टैब में क्या, जब भी आप टैब खोलते हो उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टैब्स हो। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस है होम टैब। अब एग्जाम में अगर आपको पूछे कि क्लिप बोर्ड कहाँ पर होता है, तो क्लिप बोर्ड जो है होम टैब। क्लिप बोर्ड में क्या क्या चीज है, मान लो अगर आपने किसी चीज को कट करना है, ठीक है, कट करना है, कॉपी करना है या पेस्ट करना है, वो सब क्लिप बोर्ड में आता है, और वो सारे कहाँ पर होते हैं, वो होम टैब में। तो ये लेफ्ट साइड पे होता है टैब में, होम टैब। ठीक है, फिर अगर मान लो आपने कोई फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट क्या होता है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं फॉन्ट। अब फॉन्ट का साइज बढ़ाना है या कम करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारी चीजें कहाँ पर होती हैं, फॉन्ट में होती हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, और एडिटिंग वाला भी होम टैब में ही आता है। कहाँ पर आता है, होम टैब में ही आता है। तो ये अगर होम टैब में पूछेगा तो आपको याद रखना। ठीक है, एक बार पहले लिख लेते हैं सब इंपॉर्टेंट, फिर रिवाइज करवा दो। फिर एक होता है हमारे पास इंसर्ट टैब। देखो इंसर्ट टैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जीके से भी पूछता है कि आपका जो बेसिकली हाइपर लिंक्स, अगर आपने कोई भी लिंक डालना हो तो हाइपर लिंक वगैरह वो कहाँ पर आते हैं, वो इंसर्ट टैब में। अगर आपने हेडर फुटर डालना हो, हेडर फुटर क्या होते हैं, हेडर फुटर बोले तो एक ऐसी चीज, जैसे अगर ये हेडर है अवेकनिंग क्लासेस, मैंने एक पे लिख दिया, आप देखो हर चीज पे आपको ऊपर अवेकनिंग क्लासेस लिख रहा है। फिर नीचे देखो, यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल, हमारी वेबसाइट का लिंक और यूट्यूब का लिंक डाला, और ये हर पेज में नीचे आ रहा होगा। ठीक है, ये होता है फुटर। तो हेडर फुटर भी कहाँ पर जाके आते हैं, इंसर्ट टैब में आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने मान लो कोई पिक्चर वगैरह डालनी है, इलस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, कोई पिक्चर डालना है, कोई आर्ट डालना है, कुछ भी आपने अगर जो इंसर्ट करना है ना अपने इसमें एमएस वर्ड वाली फाइल में, तो आप वह कहाँ पर जाके करोगे, इंसर्ट टैब में करोगे। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। फिर एक इंपॉर्टेंट होता है हमारा पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब का मतलब है कि आपका जो पेज है वो कैसे दिखेगा, वो पेज लेआउट टैब में ही दिखता है। मतलब आपकी मान लो पीछे बैकग्राउंड थीम कैसी होगी, वो भी यहाँ पर। पेज को अगर आपने सेटअप करना है, वो भी पेज सेटअप कैसे होगा, पेज की बैकग्राउंड कैसी होगी, वो सब चीजें कहाँ पर होती है, पेज लेआउट टैब में। ठीक है, इसी में आपको बेसिकली एक पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप एमएस वर्ड में कुछ भी खोलते हो ना, तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो कैसा होता है, वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है। क्या डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट होता है ये वाला। ठीक है, मतलब नॉर्थ टू साउथ पोर्ट्रेट इसको बोलते हैं। बट आप इसको वर्टिकली भी कर सकते हो, तो जब आप वर्टिकली करते हो इसको क्या बोलते हो, लैंडस्केप। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा कौन सा होता है, पोर्ट्रेट में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब जब आप खोलो तो आपको कैसा दिखता है, बाय डिफॉल्ट वो यही होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक और आता है कि जो फॉन्ट साइज होता है, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसका साइज जो है, अगर आप साइज चेंज कर सकते हो, साइज आप चेंज कर सकते हो। मतलब नॉर्मली 8 से 72 तक दिया होता है, 8 से 72 तक दिया होता है, उससे ऊपर भी आप लेके जा सकते हो। बट जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, आप कितना साइज रखते हो, वो है 11। बाय डिफॉल्ट कितना है, 11। 11 साइज जो है, जब आप खोलोगे एमएस वर्ड कोई भी, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो है वो 11 ही रहता है। और अब देखो, आप इसके आप लिखने का तरीका चेंज कर सकते हो ना, मतलब फॉन्ट का फेस जिसे कहते हैं, फॉन्ट फेस आप चेंज कर सकते हो। मतलब आप एक कोई एरियल ब्लैक में लिखता है, कोई कैलिब्री में लिखता है, डिफरेंट में कोई कैम्ब्रियन में लिखता है, तो आप फॉन्ट का जो फेस है वो भी चेंज कर सकते हो। बट आपको एग्जाम में पूछेगा बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो बाय डिफॉल्ट इसका होता है कैलिबर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, कैलिबर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आजकल ना। वो वाला भूल जाओ जमान, जिसमें सिर्फ आपको पूछेगा इसमें शॉर्टकट कीज कौन सी है, वो नहीं पूछता। ठीक है, फिर आपके पास एक रिव्यू टैब होता है। ये सारी चीजें, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, ये सब कहाँ पर आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पर आता है, ये आपके होम टैब में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आपका होता है रिव्यू टैब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू टैब में आपका क्या होता है, मान लो आपने क्या करना है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं हो रही हो, ठीक है, ग्रामर मिस्टेक करनी हो, तो ये सारे कहाँ पर आते हैं, आपके रिव्यू टैब में। ठीक है, उसके बाद अगर आपने साइनोनियम्स देखने हैं, उसके साइनोनियम देखने हैं, जिनको बोलते हैं थेजरस, क्या बोलते हैं, थेजरस, तो ये भी कहाँ पर आते हैं, ये रिव्यू टैब में आते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। आप देखो यहाँ पर ना, स्पेलिंग और ग्रामर के लिए जेकेएसएसबी ये पूछता है कि अगर कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक होना, तो उसके नीचे कौन सी लाइन आ जाती है, रेड। अगर कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो नीचे उस अगर वो जो लिखा होगा वर्ड, उसके नीचे रेड लाइन आ जाएगी। अगर सपोज करो उसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो वहां पे ग्रीन लाइन है। जी स्टैंड फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रामेटिकल एरर, तो रेड स्टैंड फॉर स्पेलिंग एरर। और थेजस मतलब साइनोनियम। तो अगर आपने सपोज करो कोई साइनोनियम सेट करने के लिए, कोई किसी वर्ड का कोई साइनोनियम ढूंढना है, उसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज करते हो, शिफ्ट प्लस F7। क्या, शिफ्ट प्लस F7। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है,
फिर उसके बाद एक व्यू टैब भी आपका होता है, बस इतने ही टैब आपको पढ़ने हैं। एक व्यू टैब भी होता है, व्यू टैब में आपकी क्या चीजें आ जाती है, मान लो आपको किसी को फुल स्क्रीन में लेके जाना है, ठीक है, फुल स्क्रीन में लेके जाना तो आप व्यू टैब में कर सकते हैं। आपको मैक्रोस देखने हैं, ठीक है, स्प्लिट देखना है, ये सब आप वर्ड याद कर लो, ये कहाँ पर है, ये सारे व्यू टैब में, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैं अभी रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ तक। देखो जो हमने क्या स्टार्ट किया सर, हमने स्टार्ट किया एमएस वर्ड के बारे में। मैंने बोला एमएस वर्ड एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर प्रोग्राम है, इसको माइक्रोसॉफ्ट इंक ने बनाया है, इनकॉर्पोरेशन ने। इसकी हेल्प से आप कंपोज, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और 2007 से पहले डीओसी इसकी एक्सटेंशन थी, उसके बाद डीओसीएक्स इसकी एक्सटेंशन थी। और इसकी जो आपकी फाइल का नेम सबसे ऊपर लिखा होता है डॉक्यूमेंट वन। इसमें ऊपर टाइटल बार होते हैं, टाइटल बार में जो आपकी एप्लीकेशन का उसका फाइल का नेम है वो सब आ जाएगा, बट लास्ट में इसमें तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज करना, रिस्टोर करना और क्लोज करना। फिर हमारे पास क्विक एक्सेस या स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं, ठीक है। उसमें आपकी क्या होता है कि जैसे ओपन, प्रिंट, सेव, ये सब उसमें आता है। बट टैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे क्लिप बोर्ड है, जिसमें आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। फॉन्ट का फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, एडिटिंग कोई भी, ये सारा होम टैब में आता है। अगर आपने कोई लिंक डालना है, हेडर फुटर डालने, ठीक है, आप इलस्ट्रेशंस डालने, मतलब पिक्चर्स पिक्चर कुछ भी, ये सारा इंसर्ट टैब में आता है। फिर पेज लेआउट टैब में आपका पेज का थीम कैसा होगा, पेज का बैकग्राउंड कैसा होगा, पेज का सेटअप कैसा होगा, ये सब यहाँ पर सेट होता है। बाई डिफॉल्ट आपका जो स्क्रीन है वो पेज जो है वो पोर्ट्रेट होता है, अदरवाइज आप इसको लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हो। फॉन्ट साइज जो है वो 8 से 72 तक होते हैं, और भी ज्यादा आप ले जा सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट इसका 11 रहता है। फॉन्ट फेस जो है वो कैलिबरी रहता है, ठीक है। और रिव्यू टैब में ही आपके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है करनी है, ग्रामर, ये सब आता है। स्पेलिंग के लिए आपकी रेड लाइन नीचे आ जाती है, और अगर ग्रामेटिकल एरर है कहीं पर ग्रीन लाइन आ जाती है। और अगर आपको साइनोनिम्स देखना है तो शिफ्ट प्लस F3 का आप यूज कर सकते हो साइनोनिम्स देखने के लिए। शिफ्ट प्लस F7 है यहाँ पे, शिफ्ट प्लस F7, सॉरी, शिफ्ट प्लस F7 का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हुई है व्यू टैब, जिसके थ्रू आप फुल स्क्रीन, मैक्रो, स्प्लिट, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब जब भी एक होता है, एक चीज होती है पेज इंडेंटेशन, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट दो चीजें बताऊंगा, फिर शॉर्टकट कीज पे जाएंगे। इतना जल्दी नहीं है मेरे को टाइमिंग की कोई, आपको पता है मैं मैटर नहीं करता कितना लंबा टाइम जाएगा। पेज इंडेंटेशन क्या होता है, देखो पेज इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो, मान लो मैंने यहां से टेक्स्ट लिखना शुरू किया, ये टेक्स्ट और ये जो बेसिकली इसके लाइन का बॉर्डर है, इनके बीच में आप कितना डिस्टेंस रखोगे। तो मतलब आपका जो टेक्स्ट है और पेज मार्जिन के बीच में कितनी बाउंड्री सेट करोगे, वो सब पेज इंडेंटेशन के बीच में आता है। पेज इंडेंटेशन उसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें सीखना होता है मार्जिन, मतलब हम कितना मार्जिन छोड़ेंगे, मतलब लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ेंगे, ऊपर से कितना, टॉप से, बॉटम से, राइट से कितना मार्जिन छोड़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास मार्जिन होते हैं, एक टॉप मार्जिन होता है, टॉप से कितनी जगह छोड़नी है, फिर एक लेफ्ट मार्जिन होता है, फिर राइट से कितनी जगह छोड़नी है, ठीक है, राइट मार्जिन जिसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आपका आ गया बॉटम मार्जिन। बट इन सबको छोड़ के एक और मार्जिन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछता है, उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। देखो गटर मार्जिन बेसिकली कॉम्बिनेशन है, किस किस का कॉम्बिनेशन है, टॉप और लेफ्ट का। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आप टॉप से कितनी जगह छोड़ रहे हो, लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ रहे हो, उसके बेसिस में ही आपकी प्रिंटिंग होती है। तो गटर मार्जिन की हेल्प से हम प्रिंटिंग करते हैं। तो प्रिंटिंग मेनली बाइंडिंग बाइंडिंग के टाइम में गटर मार्जिन का यूज होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन सा मार्जिन जो है उसको बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, दैट इज गटर मार्जिन, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर आपका एक होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, देखो प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप सब चीजें देख सकते हो कि आपने मान लो कितना साइज रखना है, आपका पेज जो आपने जो लिखा हुआ है वो पेज से बाहर तो नहीं जा रहा है, ठीक है, उसका जो है कलर कैसे होगा, ठीक है। ये सब चीजें आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके चेक कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट होने से पहले प्रीव्यू, मतलब देखो आप प्रिंट करने जा रहे हो, अब प्रिंटिंग मान लो आपने 200 पेजों की फाइल प्रिंट करनी है और आपने चेक भी नहीं किया, कोई टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है, तो उसके लिए एक प्रिंट प्रीव्यू है। मतलब प्रिंट होने से पहले प्रीव्यू, पहले आप देख सकते हो कि आपका इस तरह से पेज में दिखेगा, पहले अगर कोई गलती है तो उसको ठीक कर दो। तो ये इस चीज का ये मतलब होता है। फिर एक होता है वर्ड रैप, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। वर्ड रैप का मतलब देखो, वर्ड रैप का मतलब होता है कि आप अनदर पेज में चले जाओ आफ्टर लास्ट वर्ड। तो जब आप लास्ट वर्ड, मान लो आपने यहाँ पे लास्ट वर्ड लिखा, तो ऑटोमेटिकली ये अनदर पेज में चल जाता है ना आपका लेटर नेक्स्ट। इसको बोलते हैं वर्ड रैपिंग। क्या बोलते हैं, वर्ड रैपिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वर्ड रैपिंग क्या होता है, मतलब आपका लास्ट वर्ड के बाद वो कहाँ पर नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकल चल जाता है, इस चीज को क्या बोलते हैं, वर्ड रैपिंग। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर अगर आपको सबस्क्रिप्ट लिखनी हो, मतलब आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना हो, सबस्क्रिप्ट मतलब, सबस्क्रिप्ट क्या होता है सर मुझे नहीं पता, ठीक है, बता देता हूँ। सबस्क्रिप्ट मतलब जैसे ये एक्स के नीचे 2 डाला ना मैंने, ये होता है सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है,
सुपरस्क्रिप्ट का मतलब जैसे एक्स के ऊपर मैं स्क्वायर डाल दूं, ठीक है, ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपको सबस्क्रिप्ट में डालना हो कुछ, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। कंट्रोल के साथ आपने इक्वल टू, कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू दबाओगे तो आपकी सबस्क्रिप्ट में लिखना होगा, ठीक है। और अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, मतलब स्क्वायर में लिखना है, तो वहां पर आ जाएगा कंट्रोल के साथ आप पहले शिफ्ट दबाओ, फिर आप क्या दबाओ, प्लस दबाओ, ठीक है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाओ, उसके बाद प्लस दबाओ, तो फिर आपका सुपर स्क्रिप्ट में लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब कंट्रोल के पास पहले शिफ्ट दबाना है, उसके बाद फिर प्लस दबाना है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, इक्वल टू दबाना है, तो आपकी सबस्क्रिप्ट में लिखना जाएगा। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें, मुझे तो लगता है यहाँ तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अब छोटी मोटी शॉर्टकट की तुम्हें पता है, जैसे अगर कोई नया खोलना हो तो कंट्रोल प्लस एन दबाओगे, ठीक है। अगर कोई चीज ऑलरेडी है उसको ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे, ठीक है। सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस दबाओगे। बट अगर सेव एज करना है तो उसके लिए आपका F12 होता है। क्या होता है? F12 शॉर्टकट की। ये हम ऑलरेडी भी फंक्शनल कीज के यूजेस देख चुके हैं, मैंने वहां भी बताया था कि एफ देखो, इससे पहले जो मैराथन सेशन आया, अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपका कंप्यूटर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आप उसको भी देखेंगे, ठीक है। आप दोनों, इन दोनों वीडियोस को देखें, सिर्फ दो वीडियो देखेंगे ना, आपका कंप्यूटर रिवाइज हो जाएगा। वो मैंने आई थिंक 2 दिन पहले ही अपलोड करी है, ठीक है। अभी 5-6 हजार बच्चे उसको देख चुके हैं मेरे ख्याल से, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट और क्या है, देखो कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होता है, ठीक है। कट के लिए, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। ये सब सिंपल है, ये सब ऑलरेडी आपको पता है। मान लो आपने कोई एक्शन को अनडू करना है, मतलब जो किया है वो नहीं करना है, ठीक है, उसके लिए कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे। अगर आपको उसको वापस रीडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई दबाओगे, ठीक है। ये सब ऑलरेडी आपको पता है। इंसर्ट के लिए कंट्रोल, ये कई बार पूछ लेता है, कंट्रोल प्लस की अगर आपने कोई चीज इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल प्लस के का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब आपने पढ़ा कंट्रोल प्लस एस क्या होता है सेव के लिए। बट अगर आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस हो जाए, शिफ्ट प्लस एस हो जाए, वो सेव था, बट यहां पर आप स्टाइल ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्टाइल ऐड। किसी को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा कोई चीज, ठीक है। किसी को इटैलिक में लिखना है तो कंट्रोल प्लस आई दबाओ, किसी को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू दबाओगे, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट करनी है कंट्रोल प्लस आर, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल प्लस जे। ये पूछता है, कंट्रोल प्लस जे दबाने से वो स्क्रीन को जस्टिफाई करेगा, मतलब वो लेफ्ट राइट सभी जगहों से एडजस्ट कर देगा, स्क्रीन में फिट बैठेगा, उसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर होता है राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई द स्क्रीन। आपके पास अगर अरिहंत की कंप्यूटर की बुक है तो वहां पर आप देख सकते हो, नहीं भी है तो आप सिंपली गूगल में सर्च करना कि MS वर्ड शॉर्टकट की, ये सारी आपको मिल जाएंगी, वहां से आप एक बार देख लेना, ठीक है। मेरा काम था आपको समझाना, मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया। इसके साथ हमारा MS वर्ड वाला टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। MS वर्ड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो पढ़ेंगे, MS वर्ड MS एक्सेल, फिर एक बार रिवाइज करवाऊंगा, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम थोड़ा अलग कुछ पढ़ लेंगे। मान लो हम ईमेल पढ़ लेंगे, फिर वापस पावर पॉइंट और एक्सेस में आ जाए, ताकि तुम ना बोर्डम ना होना पाए तुम्हारे पास, ठीक है। ऐसा ना तुम सोचो कि यार ये क्या चल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं MS एक्सेल की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या यूज है। जैसे MS वर्ड की हेल्प से आप कोई लेटर की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ये सब कर सकते थे। MS एक्सेल की वजह से आप मेनली एक, इसको हम बेसिकली, इसका दूसरा नाम होता है स्प्रेडशीट, क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और इसकी हेल्प से आप मेनली कैलकुलेशंस वगैरह करते हो, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बजटिंग, बिलिंग, ये सब चीजें MS एक्सेल की हेल्प से की जाती हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। और सबसे पहले जैसे उसकी 2007 से पहले जो एक्सटेंशन थी वो थी डॉट XLS थी इसकी 2007 से पहले। उसके बाद जो है ये .XLSX हो गया। तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या है एट प्रेजेंट एक्सटेंशन इसकी .XLSX। तो जब इसको खोलोगे तो आपको सबसे ऊपर क्या है, शुरू दिखता है बुक 1, क्या लिखा होता है बुक 1। और जब भी आपने MS एक्सेल कभी आज तक खोला, खोलना कभी, अब फोन में भी खोल सकते हैं MS एक्सेल, तो बाय डिफॉल्ट नीचे 3 शीटें खुली होती हैं, लिखा होगा शीट 1। ऐसे आप जितनी मर्जी शीटें जाए खोल सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट नीचे 3 शीटें खुली होती है। ऐसे लिखा होता है शीट 1, शीट 2 और शीट 3, जी याद रखना, शीट 1, शीट 2, शीट 3, नीचे 3 शीटें ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर लिखा होता है बुक 1, बाकी टाइटल बार सेम होगा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज वो सब चीजें होंगी। और यहाँ पर ये भी पूछता है कि इसमें मिनिमम आप 10% और मैक्सिमम आप 400% जूम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक्सेल फाइल को जूम करना है तो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% तक आप इसको जूम कर सकते हो। और जब भी हम इसको खोलते हैं, इसके ऊपर बुक 1 लिखा होता है। और उसके बाद हम एक चीज हमने और याद रखनी है कि इसके नीचे जो है बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, बट आप जितनी मर्जी चाहे शीटें खोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ऐसे रोज होती हैं, ठीक है, और रोज होती हैं और ऐसे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये जो आपस में कट करते हैं, ये जो चीज बनती है इसको बोलते हैं सेल। इस सेल में आप डेटा डालोगे, क्या डालोगे, डेटा। जिस सेल पे आप काम कर रहे होते हो उस सेल को क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल वो सेल होता है जिसपे आप अभी काम, मान लो इसमें मैं नंबर लिख रहा हूँ तो ये अभी एक्टिव सेल है, ठीक है। फिर आप इसमें फॉर्मूला लगा के, मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 5 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनको ऐड कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला जो एक्सेल में
लगता है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी फॉर्मूला जो एक्सेल में लगता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल्स टू से। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा और इन तीनों को ऐड कर दूंगा, लिखूंगा सम दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये तीनों सम हो जाएंगे और इसका कैलकुलेशन यहाँ पर आंसर जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कोई भी फॉर्मूला जो एक्सेल है इक्वल्स टू, आप यहाँ पे फॉर्मूलाज लग सकते हैं, मल्टीप्लाई सब कुछ, डिवाइड सब कुछ हो जाता है, यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब करके आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन आप इजिली कर सकते हो, तो इसके लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो एक्सेल में रोज कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो इंटरसेक्शन होता है उससे बनता है सेल, और एक्टिव सेल वो सेल होता है जिस सेल पे आप अभी काम कर रहे हो, और कोई भी फॉर्मूला जो आप एक्सेल में लगाते हो वो कहाँ से बिगिन होता है, इक्वल्स टू के साथ वो बिगिन होता है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मान लो मैं ऐसे, ये एक सेल है A1 सेल, ठीक है, A1 सेल, और ये है A5 सेल। ठीक है, अगर मैं A1 टू A5 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है मैं A1 से A5 के बीच की एवरेज ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, एवरेज, मतलब ये होगा रेंज है A1 से A5 के बीच में। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर एक्सेल में होती हैं जहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इन चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, अब और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर साइन। देखो एमएस एक्सेल में पूछता है डॉलर साइन का क्या मतलब। देखो डॉलर साइन एमएस एक्सेल में ये चीज बताता है कि आपने एक एक सेल को फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो एज इट इज जाएगा दूसरी जगह, वो चेंज नहीं होगा। तो मतलब जब भी आप किसी चीज को फिक्स करोगे, ठीक है, फिक्स करोगे, तो उसके लिए आप कौन सा यूज करते हो, डॉलर साइन यूज करते हो। तो एमएस एक्सेल में डॉलर साइन का मतलब है फिक्स करना किसी सेल को। ठीक है, फिर आप इसमें चार्ट भी बना सकते हो एमएस एक्सेल में। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, चार्ट वाइजार्ड क्या होता है। क्या चार्ट वाइजार्ड, देखो चार्ट वाइजार्ड का मतलब होता है जब भी आपको एमएस एक्सेल में चार्ट्स क्रिएट करने हो, तो आप किसकी हेल्प से क्रिएट करोगे, चार्ट वाइजार्ड की। तो एमएस एक्सेल में जब आपने चार्ट्स क्रिएट करने हैं, चार्ट्स क्रिएट करने हैं, तो वो किसकी हेल्प से आप कर सकते हो, चार्ट वाइजार्ड की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखो हमने क्या क्या अभी तक देखा, पहले एमएस एक्सेल में ये चीजें समझो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। बेसिकली अभी हमें और काफी चीजें पढ़नी है, जैसे हमने इनकी शॉर्टकट की, यहाँ की शॉर्टकट कीज के कोई क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली एग्जाम में। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल या स्प्रेडशीट की बात करें, उसकी एक्सटेंशन पहले थी डॉट एक्सएलएस, अब हो गया .xlsx। तो मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम 400%, और जब भी आप एमएस एक्सेल फाइल में खोलते हो तो इसके ऊपर बुक 1 लिखा होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, बाय डिफॉल्ट 3 शीटें आपको नीचे दिख रही होती हैं, और इसमें जो है रोज और कॉलम्स होते हैं, और जो उनकी इंटरसेक्शन होती है उसको बोलते हैं सेल। जिस सेल पे आप काम कर रहे होते हो उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। कोई भी फॉर्मूला जो है वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। फिर हमने देखा डॉलर साइन जो है यहाँ पर फिक्सिंग के लिए काम आता है, मतलब आपने किसी सेल को फिक्स कर देना, आप डॉलर साइन से जो है उसको फिक्स कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, एमएस एक्सेल में चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चार्ट वाइजर। दिस इज ऑल्सो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जहां से एक्सेल में क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे मान लो F2 जो है उसका एक्सेल में क्या काम है। मान लो आपको सेल पता चल गया, आपने किसी सेल में एडिटिंग करनी है, तो आपने सिलेक्टेड सेल में जो एडिटिंग करते हो, एडिट करना हो सिलेक्टेड सेल में, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे, F2 का। ठीक है, अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेल में जाना है तो आप F5 दबाओगे। इसकी वजह से मान लो मैं किसी सेल में जाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब मैं कॉलम 3 में जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप F5 दबाओगे, तो आप आगे लिखो C3, आप ऑटोमेटिकली उस कॉलम 3 में चल जाओगे। तो आपको जब भी स्पेसिफिक सेल में जाना हो, किसी स्पेसिफिक सेल में जाना हो, तो आप किसके थ्रू जा सकते हो, F5 के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, अगर आपने चार्ट क्रिएट करना हो तो आप शॉर्टकट की F11 का यूज कर, देखो F11 का यहाँ पर यूज होता है चार्ट क्रिएट करने के लिए, तो ये भी याद कर लेना एक्सेल में। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आज की डेट सेट करनी हो, ठीक है, करंट डेट डालनी हो, तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल के साथ आप क्या यूज करोगे, सेमीकोलन। तो इससे आप क्या कर सकते, कंट्रोल के साथ आप सेमीकोलन यूज करोगे, तो आप करंट जो है, करंट डेट जो है वो एंटर कर सकते हो। और अगर आपने करंट करंट डेट जो एंटर कर सकते हो, अगर आपने करंट टाइम एंटर करना है तो आप कंट्रोल के साथ पहले शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट के बाद आप सेमीकोलन दबा दोगे, तो आप करंट जो है वो टाइम भी जो है वो एंटर कर सकते हो, आज का टाइम भी आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, एक F2 एडिट करने के लिए है, F5 स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए है, F11 चार्ट क्रिएट करने के लिए, शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन जो है वो करंट, सेमी कॉलन है ये, फुल स्टॉप और नीचे काम है, तो करंट डेट डालने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन करंट टाइम डालने के। ठीक है, और अगर आपने एक पूरी नई शीट डालनी है, अगर आपने नई शीट को, न्यू शीट को इंसर्ट करना है, नई शीट को इंसर्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस F11 का भी यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, शिफ्ट का के साथ F11 का यूज करके आपकी
जो है नई शीट है वो भी पड़ जाती है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, ये पूछता है जी कैसे, अगर को आपने पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करोगे, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा इंटायर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप मान लो आपने क्या करना है, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, आप शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, आप शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करोगे, तो आपका पूरी की पूरी जो है वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। क्या सिलेक्ट हो जाएगी, रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रो पूरी की पूरी इंटायर जो आपकी सिलेक्ट हो, देखो मैंने आपको बोला सिंपल याद करने का इसको तरीका यही है कि कंट्रोल सी और सी कॉलम, ठीक है, और आर एस से याद कर लो, रिपीट से, ठीक है। तो अगर आपने पूरी की पूरी रो को जो है एक ही बार इंटायर रो को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करोगे। और अगर आपने पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस का। और अगर 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 आपको पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट, सारा डेटा ही सिलेक्ट करना हो, तो वो कंट्रोल प्लस ए होता है, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस ए का मतलब है सिलेक्ट, ये तो नॉर्मल है, ये सबको पता होता है सिलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल की फाइल्स थी जिनके बारे में शॉर्टकट की, जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक बार ना इन दोनों को रिवाइज करते हैं जो हमने वर्ड और एक्सेल के बारे में पढ़ा, फिर ना मैं थोड़ा आपको, ताकि आप बोर्डम ना हो, पहले ईमेल की कुछ चीजें देख लेंगे, वो इजी टॉपिक है, फिर हम वापस इसमें आएंगे एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस में, ठीक है। देखो एमएस वर्ड में हमने सबसे पहले देखा एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, ये सब के लिए हम किसी लेटर का कर सकते हैं। 2007 से पहले डीओसी इसके एक्सटेंशन थे, उसके बाद डॉक्स पड़ गया, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट वन लिखा होता है, ठीक है। और उसके उसमें हमने ये चीज देखी कि टाइटल बार में हम टाइटल डाल सकते हैं कोई भी, और उसके बाद लास्ट में 3 बटन होते हैं जिसके हेल्प से मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस या स्टैंडर्ड टूल बार में ओपन, प्रिंट, सेव, ये चीजें आती हैं। टैब में, होम टैब में हमारा क्लिपबोर्ड आता है जिसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट भी इसी में आता है, जैसे फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कैलिब्री है, न्यू एरियल है, रोमन है, कुछ भी रखना हो आपका, कैम्ब्रियन रखना हो, तो एडिटिंग वगैरह ये सब इसी में आता है। इंसर्ट टैब में आप कोई भी लिंक डाल सकते हो, हेडर फुटर डाल सकते हो, इलस्ट्रेशन डाल सकते हो, पिक्चर्स वगैरह। पेज लेआउट में पेज की थीम, पेज का सेटअप, पेज की बैकग्राउंड, ये सब कुछ। और बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, अदरवाइज लैंडस्केप। फॉन्ट साइज जो होता है बाय डिफॉल्ट 11 होता है। फॉन्ट फेस जो होता है कैलिब्री होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। रिव्यू टैब में आपका स्पेलिंग आ जाता है, अगर स्पेलिंग आ रहा है तो रेड लाइन आ जाएगी, अगर जो है ग्रामेटिकल आ रहा है ग्रीन लाइन आ जाएगी, अगर जो सिंबल्स हैं तो शिफ्ट प्लस F7, ठीक है, आप यूज कर सकते हो, एक शॉर्टकट भी वो भी यहीं पर आता है। व्यू टैब में आप फुल स्क्रीन, मैक्रो, स्प्लिट, ये सब आ जाता है। पेज इंडेंटेशन में होता है कि आपका जो लिखा हुआ है और पेज मार्जिन है उसके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा। तो मार्जिन यहाँ से एक हमें कंसेप्ट समझा, वी हैव टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, एंड वी हैव गटर मार्जिन। गटर मार्जिन मतलब टॉप से और लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे, तो इसको हम बाइंडिंग के लिए मेनली यूज करते हैं। वर्ड रैपिंग का मतलब होता है कैसे आप लास्ट वर्ड के बाद ऑटोमेटिकली अपने अगले पेज में टेक्स्ट चल जाता है, उसको बोलते हैं वर्ड रैपिंग, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू होता है कि जब भी आपने प्रिंटिंग से पहले वो देखना है किस तरह से दिख रहा है। अब सबस्क्रिप्ट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स प्लस का यूज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एंड अगर न्यू कुछ खोलना है, कंट्रोल प्लस ओपन करना है, कंट्रोल प्लस एस सेव करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस स्टाइल के लिए, ठीक है। सेव एज के लिए F12, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी जो है यूज करोगे। अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। और इंसर्ट के लिए कंट्रोल प्लस के, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट साइड से अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई करवाने के लिए कंट्रोल प्लस जे। फिर हमने पढ़ा एक्सेल क्या होता है। एक्सेल इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसके हेल्प से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बिलिंग, बजटिंग, ये सब हो जाता है। इसकी भी पहले एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस थी, अब डॉट XLSX है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बुक वन लिखा है, इसके ऊपर लिखा होता है, और तीन नीचे हमारे पास बाय डिफॉल्ट शीट वन, शीट टू, शीट थ्री आ जाते हैं। मिनिमम जूम 10% से लेके मैक्सिमम जूम इसमें 400% है। इसमें भी बेसिकली डेटा जो है रोज कॉलम्स के इंटरसेक्शन में डायरेक्ट सेल होती है जो वहां पर डाल जाता है, जिस सेल पे आप काम करें उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। कोई भी फॉर्मूला इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है, और डॉलर साइन से आप पोजीशन को फिक्स कर सकते हो। चार्ट बाई चार्ट के हेल्प से आप एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट कर सकते हो, और F11 से भी आप कर सकते हो शॉर्टकट से। फिर F2 से हम एडिट कर सकते हैं सिलेक्टेड सेल को, F5 से हम स्पेसिफिक सेल में जा सकते हैं, F11 से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से हम करंट डेट को एंटर कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन से करंट टाइम को एंटर कर सकते हैं। और नई शीट डालनी हो तो शिफ्ट प्लस F11 का यूज कर सकते हैं। फिर कंट्रोल प्लस स्पेस से हम कॉलम, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस से हम पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने पूरा ही सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम हमेशा सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ताकि तुम बोर ना हो तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाद तुम्हें ना थोड़ा और कुछ पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब वापिस एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ये सारी शॉर्टकट की एकदम मिक्सअप में आ जाएंगे, तो तुम थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, बट मैं नहीं चाहता कि तुम लोग कंफ्यूज हो। तो हम पहले क्या कर देते हैं, हम पहले ईमेल के बारे में पढ़ लेते हैं। सारे टॉपिक्स तो हमने ही पढ़ने हैं ना, आज ही पढ़ना है। ईमेल पढ़ना है, इंटरनेट करना है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, वायरस, एंटीवायरस, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब देखना है, ठीक है।
देखो सबसे पहले ईमेल की बात करें। ईमेल इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब आप जो पहले मेल बाय हैंड भेजते थे, अब आपने इलेक्ट्रॉनिक भेजनी है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, एक ईमेल एड्रेस में तीन चीजें होती हैं। कोई भी एक ईमेल जो इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आता है, ईमेल एड्रेस जब भी आप भेजते हो उसमें तीन चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले एक आपकी यूजर की आईडी होगी। क्या होगी? यूजर आईडी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक एट द रेट होगा, ठीक है, एक एट द रेट बीच में होगा। और उसके बाद डोमेन आपने लिया होगा, डोमेन लिया होगा, ठीक है, डोमेन नेम होगा, ठीक है। मान लो जैसे किसी की भी आईडी है, मान लो आपकी है शिवम है कोई, ठीक है, शिवम, शिवम शर्मा मान लेते हैं, शिवम शर्मा @gmail.com, ठीक है, gmail.com। तो बेसिकली ये क्या है? शिवम शर्मा इसकी यूजर आईडी है, एट द रेट बीच में आता है, और gmail.com इसका डोमेन है। जैसे मैं अवेकनिंग क्लासेस बात कर देता हूँ, जैसे अवेकनिंग अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन। जितने भी जूनियर सेशन के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आपको अभी टेस्ट देना है, सेक्शन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो गूगल में जाके ये लिखो अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन। तो यहाँ पे आपको जाके टेस्ट मिल जाएंगे। और टेस्ट आपको अगर एग्जाम ओरिएंटेड देने हैं तो यहाँ पे जाके जरूर प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम जाने से पहले। तो अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन में आप जाओगे तो ये इसका डोमेन नेम है, ये इसका यूजर आईडी आ गया, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो इस तरह से आपका ये आ जाता है आपका ईमेल एड्रेस। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। फिर और क्वेश्चन क्या पूछता है? अब एक होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स वो चीज होती है ईमेल में जहां पर आपकी जो भी बाहर से मेल्स आती है वो सारी कहां पर आती है? इनबॉक्स में आती है। ये आपको पता है, ठीक है। अब होता है एक आउटबॉक्स। ये चीजें समझो, यहां से आजकल जीके से भी पूछा। आउटबॉक्स क्या होता है? मान लो आपने मेल करी किसी को, मान लो आपने आप मेल कर रहे हो, बट आपकी मेल अभी तक गई नहीं, नॉट सेंट। आपने मेल की बट आपकी मेल अभी सेंट नहीं हुई है, तो वो सारी मेल्स आउटबॉक्स में जाती है, ठीक है। अब ड्राफ्ट में क्या चीज है? ड्राफ्ट होता है मतलब आप कुछ लिख रहे थे, आपने कुछ लिखा, जस्ट रिटन, आपने कुछ लिखा ना, आपने आपने खुद से भी उसको मेल नहीं किया, और आपने मेल नहीं किया तो वो सेंट भी नहीं होगी, तो नॉट सेंट। ये सारी चीजें कहां पे जाती हैं? ड्राफ्ट में जाती हैं। वो कहां पे जाएंगी? ड्राफ्ट में, ठीक है। अब एक चीज होती है जंक। जंक होता है कोई भी मतलब अनसोलिस्टिक, मतलब खराब मेल, ठीक है, स्पैम, एक स्पैम चीज, वो सारी कहां पर जाती है? जंक फाइल्स में जाती है। कहां जाती है? जंक फाइल। और जब भी आपकी कोई चीज सेंड हो जाएगी, आपकी मेल जो है वो सेंड हो जाएगी, तो उसमें आपको ये मेल भी, उसका मतलब सेंड आइटम्स का मतलब मेल भी हो गई है वो, और सेंड भी, मतलब जिस बंदे को जानी थी वो पहुंच भी गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर आप जब भी मेल करते हो तो आपको अगर साथ में कोई अटैचमेंट लगानी है तो आप इस सिंबल्स मतलब अटैचमेंट, मतलब आपने साथ में कुछ भेजना है। ये जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है, इस आइकन का क्या नाम होता है? इसको बोलते हैं पेपर क्लिप आइकन, ठीक है। मतलब आपने कोई भी किसी को मेल भेजनी थी, उस मेल के साथ मान लो आपने कुछ फोटो अटैच करना है या पीडीएफ डालनी है, तो आप अटैचमेंट में जाके उसको अटैच करते हो ना, तो इसको बोलते हैं पेपर क्लिप आइकन। क्या बोलते हैं? पेपर क्लिक आइकन, ठीक है। उसके बाद मान लो जो अब आप मेल भेजते हो तो आपको एक सिंबल आता है टू। टू का मतलब आपने जिसको भेजनी है उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालें। आप एक से ज्यादा ईमेल आईडीज भी डाल सकते हो, जितने जितने बंदों को आपने भेजनी है, ठीक है। फिर आप किसी को कार्बन कॉपी की फॉर्म में भी भेज सकते हो और ब्लाइंड कार्बन कॉपी की फॉर्म्स में भी भेज सकते हो। दोनों के, मान लो आपने 5 लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है। आपने राम, श्याम, गौतम, ठीक है, शिवा और सूर्या, इन सबको आपने क्या करनी है? मेल भेजनी। 5 बंदों को आपने मेल भेजनी, ठीक है। अब सीसी भी करोगे तब भी पांचों को मेल जाएगी। सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कॉपी। दोनों केसेस में पांचों को इन्फॉर्मेशन जाएगी। बट जब आप कार्बन कॉपी में भेजोगे ना, तो ये विजिबल होगी सभी के लिए, विजिबल फॉर एवरीवन। मतलब मान लो मैंने इन पांचों को भेजी ना, तो जाएगी पांचों के पास, बट इस आर वाले को दिखेगा कि इन चारों के पास भी गई है, इस जी वाले को दिखेगा इन चारों के पास भी गई है। बट अगर आप जब बीसीसी करके देखो भेजोगे ना, तो किसी को नहीं पता चलेगा और किस किस के पास गई, तब भी जाएगी पांचों के पास ही। बट मान लो सूर्य को नहीं पता चलेगा और किस किस के पास गई है, ठीक है। तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बटन होता है ब्लू कलर बटन। ब्लू कलर बटन जहां भी होगा ना, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो मेल है वो सेंड हो गई। तो ब्लू कलर बटन जो है वो सेंड के लिए यूज किया जाता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल कुछ चीजें थी, यहाँ से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पेपर में पूछता है, ठीक है। उसके बाद ईमेल में, और ईमेल में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? पहले प्रोटोकॉल समझो, फिर मैं बताता हूँ कौन कौन से ईमेल में प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल्स। जैसे प्रोटोकॉल का मतलब ही रूल्स है, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं रूल। कुछ रूल्स को फॉलो करना प्रोटोकॉल। जैसे आर्मी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपने इस प्रोटोकॉल वर्ड तो सुना ही है। अब इंटरनेट में जब आप ईमेल पे काम करो, ईमेल को भेजो या रिसीव करो, कौन कौन से प्रोटोकॉल है, ठीक है। जब आप ईमेल को सेंड करना हो तो उसके लिए प्रोटोकॉल है एसएमटीपी प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? इसकी हेल्प से आप किसी को भी मेल भेज सकते हो। तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आपने किसी मेल को रिसीव करना हो, ये तो है सेंडिंग के लिए, ये है सेंडिंग के लिए प्रोटोकॉल, ठीक है। ये रूल फॉलो होने चाहिए तभी ईमेल सेंड होगी। अगर आपने रिसीव करना, तो रिसीविंग के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? देख, एक प्रोटोकॉल यूज होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट
मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और दूसरा प्रोटोकॉल है पीओपी। पीओपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये छतों में होने वाले प्लस्तर ऑफ पैरिस ने इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, जो हमारा मेन है डेट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से आप क्या करते हो, आप जो हम नॉर्मली यूज करें डेट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। मान लो मेरी मेल जो है फोन में भी खुली है, मेरी सिस्टम में भी खुली है, मैं कहीं भी जाके मेल खोल के वहां से कोई भी डेटा को डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है। ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सिंगल यूज, आप एक ही जगह से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात ये, जब आप डाउनलोड कर दो ये आपके स्टोर ऑफलाइन स्टोर हो जाएगी। कैसे स्टोर होती है? ऑफलाइन। ये ऑनलाइन है। ठीक है। इसके लिए आपको क्लाउड स्टोरेज लेनी पड़ती है। जैसे जीमेल की आप क्लाउड स्टोरेज लेते हो ना, तो आपको क्लाउड स्टोरेज लेनी, ये ऑनलाइन रहता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल पोस्टल प्रोटोकॉल में ऑफलाइन चलता है। बट यहाँ पर एक यूजर एक ही जगह से करेगा, यहाँ पे आप मल्टीपल जगहों से कर सकें। बट दोनों को हम रिसीविंग के लिए यूज करते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल को भी और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एक कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ये भी यूज होता है ईमेल्स में, दैट इज MIME प्रोटोकॉल। ठीक है। इसका नाम है MIME की फुल फॉर्म पूछ लेता है, दैट इज मल्टीपर्पज, क्या नाम है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो इसको भी आप याद कर सकते हो। ठीक है। दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत? देखो, ईमेल में ज्यादा से ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और जो ईमेल का जो माइक्रोसॉफ्ट ईमेल के लिए प्रोवाइड करता है दैट इज MS आउटलुक। ठीक है। ईमेल क्लाइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा ईमेल क्लाइंट है हमारे पास? MS आउटलुक ईमेल क्लाइंट है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। दिस इज क्लियर। अब इसके बारे में एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे MS पावर पॉइंट में। ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने आपको पढ़ा, हमारी कहानी यहाँ से ईमेल की स्टार्ट हुई। देखो, पहली जो सबसे पहले जो है ईमेल की सबसे पहली बात जो है वो है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में सबसे पहले हमारी आ जाती है यूजर आईडी, फिर आ जाता है @, फिर आ जाता है डोमेन नेम। ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल शिवम शर्मा @gmail.com से बता दिया। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि जब भी आप एक चीज और देख लो, पहली ईमेल जो है, पहली मेल जो है, फर्स्ट मेल जो है वो 1971 बोला जाता है। ठीक है। 1971 बाय रॉय टॉमिल्सन। ठीक है। बाय रॉय टॉमिल्सन। तो ये भी आप याद कर लेना, टॉमिल्सन। ठीक है। तो इनबॉक्स में आती है जो भी आपकी बाहर से मेल है, आउटबॉक्स में आपने मेल तो करी बट ये सेंड नहीं हुई, ड्राफ्ट में आ जाती है, आपने लिखी ना ही आपने, कई बार हम कोई, जैसे हम किसी को मैसेज लिखते हैं ना, वो मैसेज हमने सेंड नहीं किया, बस मैसेज लिख के छोड़ दिया, तो वो हमें बाद में दिखता है कि ड्राफ्ट में वो मैसेज पड़ा। आप व्हाट्सएप में भी ये चीज देख सकते हो, उसको आउट होते हैं। जंक में कोई भी स्पैम या अनसोलिस्टिकेटेड चीजें आ जाती हैं, खराब मेलें जहां से वायरसेस आने के चांसेस होते हैं। सेंट आइटम्स में मेल पे सेंड। और कोई भी जब अटैचमेंट, उसके लिए सिंपल होता है, इसको बोलते हैं पेपर क्लिप आइकन। ठीक है। ईमेल को जब आप भेजते हो, टू वहां पर होता है ईमेल आईडी, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है जो आपने भेजना, फिर आप मेल करते हो। CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, जो सबके लिए विजिबल हो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी विजिबल नहीं होती है। फिर प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल जो फॉलो होते हैं जब ईमेल में हम मेल करते हैं, इसमें एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है टू सेंड अ मेल। ठीक है। रिसीविंग के लिए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ऑनलाइन ही चलता है और मतलब मल्टीपल जगहों पे आप चला सकते हो। ठीक है। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ऑफलाइन देता है। MIME की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MS आउटलुक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंक की ईमेल क्लाइंट है। दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या है सर, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? देखो, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कवर करेंगे। ठीक है। आप भी 2 मिनट ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो। अब मुझे पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, आज का पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। वो तो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं, उनके तो एग्जाम में अब मुझे लगता है 15 ही दिन रह गए हैं, तो अच्छे से पढ़ो। मेरी कोशिश रहेगी कि 15 तारीख तक, 15 या 16 तक लास्ट आपको मैं क्लासेस लूंगा। उसमें जो जो मैराथन, लास्ट 3 4 दिन नहीं लूंगा क्लासेस, ताकि मैराथन सेशन उससे पहले पहले कंप्लीट हो जाए, लास्ट में तुम पे बर्डन नहीं बने। उसके बाद हम एक बार देख लेंगे कैसे चीजों को करना है। बाकी अभी तक अगर लेक्चर देख रहे हो और अगर कुछ चीजें समझ आ रही हैं मेरे पढ़ाने, तो एटलीस्ट यू कैन डू इट फॉर मी टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलती है, तो आप कर सकते हो। ठीक है। उससे मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ, बच्चों को कुछ समझ भी आ रहा है। ठीक है। तो कर लेना अभी यहाँ तक अगर सुने। बाकी जो इसके बाद वाले जो एग्जाम्स के बच्चे हैं, आप टेंशन मत लो। अब इसके बाद मैं धीरे धीरे शिफ्ट करूंगा जूनियर असिस्टेंट है। बाकी ये तो मैं वैसे, ये तो कंप्यूटर सब पोर्शन में ही है। बाकी जो जो पोर्शन इनको छोड़ के हट के जूनियर असिस्टेंट वाले थे, उन पे हम धीरे धीरे स्विच करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। मैं यहीं पर यूट्यूब में ही पढ़ाऊंगा, कोई अलग कहीं कोर्सेज नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है। यहीं पे पढ़ाता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ना? देखो, हमने MS वर्ड कवर कर लिया। पहले तो सोचो हमने किया क्या क्या। इससे पहले वाला सारा टॉपिक कंप्यूटर के पहले मैराथन सेशन में कंप्लीटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं बीच से उठा के पढ़ा रहा हूँ, मैं वो पढ़ा दी है। उस दिन मेरे को क्या इमरजेंसी पड़ गई थी तो मैं निकल गया था, अदरवाइज मैं उसी दिन कंप्लीट कर देता। बट अच्छा हुआ उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि वो एक ही दम पढ़ाता ना, तुम्हें दिमाग में बैठना भी नहीं था।
तो आज हम उसके बाद क्या देखेंगे, देखो हमारा एमएस वर्ड एमएस एक्सेल कवर हो गया, हमने ईमेल भी कवर कर लिया। अब हमारे टॉपिक्स कौन से बचते हैं, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, उसके बाद हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, और देन हमने वायरस से एंटीवायरस से इंपॉर्टेंट देखने, ठीक है। तो अब हमारा है एमएस पावर पॉइंट, किसको देख रहे हैं, हम एमएस पावर पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर आप जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन देने आता है तो वो किसके थ्रू प्रेजेंटेशन देता है, एमएस पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशन देता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज, इसमें कुछ ऐसी बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, टाइटल इसमें भी होता है, बट इसमें स्लाइड्स का कंसेप्ट आ जाता है। स्लाइड वो चीज होती है जो आपको स्क्रीन में दिखती है जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो उसको बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, वो सबसे पहले है स्लाइड क्या होती है। स्लाइड होती है कोई भी, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देख रहे होते हो तो उसके सेंटर में आपको एक चीज दिखाई दे, जहां पे लिखा होता है सारा डेटा, जहां पे फोटो वोटो सब कुछ है, उसको बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड। अब एक चीज होती है स्लाइड पैन, क्या होता है स्लाइड पैन, देखो स्लाइड पैन क्या होता है, स्लाइड पैन पावर पॉइंट के मेनली लेफ्ट साइड में एक एरिया होता है जहां पे सारी स्लाइड्स आपको दिखती हैं, ठीक है। सारी स्लाइड्स जो आपको दिखती हैं लेफ्ट साइड में दिख रही होती है ना, सारी स्लाइड्स, ठीक है। ऑल स्लाइड्स जो है लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होती हैं, ठीक है। उन उन उस जगह को क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ से उठा के जो जो भी, मान लो आपने प्रेजेंटेशन बनाई ना, तो जब आप प्रेजेंटेशन के नॉर्मल व्यू खोलते हो, जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो, तो वहां पर एट अ टाइम पे एक ही स्लाइड खुलेगी, बट यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको सारी स्लाइड्स दिख रही होती है, मतलब आपकी कौन कौन सी स्लाइड्स हैं, ये सारी स्लाइड दिख रही होती है। इसको बेसिकली बोलते हैं स्लाइड पैन, क्या बोलते हैं इसको, स्लाइड पैन। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली स्लाइड पैन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि पावर पॉइंट में क्या क्या व्यूज हैं, ठीक है, और कौन कौन से पावर पॉइंट व्यू में आप क्या क्या काम कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने अभी जस्ट नाम लिया था नॉर्मल व्यू, क्या, नॉर्मल व्यू। मेनली आप जब स्लाइड बनाते हो, इस तरह से स्लाइड बनती है, ये लेफ्ट साइड स्लाइड पैनल होता है, ये आपकी स्लाइड होती है, और यहाँ पर आपको कोई भी एडिटिंग करनी हो, स्लाइड बनाते हो, तो इसको आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू को मेन एडिटिंग व्यू कहते हैं, मतलब जब भी आप स्लाइड्स बना रहे होते हो, तो मेन जो आपकी एडिटिंग, मेन एडिटिंग जो होती है, व्यू कौन सा होता है, वो होता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में आप मेन एडिटिंग करते हो, जहां पे आप पूरी राइट करते हो, डिजाइन करते हो अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। देखो एक एक करके सारे समझोगे, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू कौन सा होता है। मान लो देखो, आपकी 6-7 स्लाइडें आपने बना दी, ठीक है, 6-7 आपकी स्लाइडें हैं इकट्ठी। अब आपने पावर पॉइंट में पहले कोई रखनी है, फिर दूसरे नंबर पे रखनी है, मान लो इसको पहले नंबर पे रखना है, इसको दूसरे में, इनके एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए आप कैसे करो, पहले उन सबको अपने सामने लाओगे ना, फिर एडजस्ट करोगे, इसको पहले नंबर पे ले जाओगे, इसको दूसरे नंबर पे। ये होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। जब आपको स्लाइड को सॉर्ट करना है, उनकी अरेंजमेंट करनी है, स्लाइड्स की अरेंजमेंट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सारी स्लाइड्स आपकी एट अ टाइम सामने आ जाए, उस व्यू में आप काम करते हो, उस व्यू को क्या बोलते हैं हम, स्लाइड सॉर्टर व्यू। उस व्यू को क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। फिर आपका एक व्यू होता है नोट्स पेज व्यू। क्या होता है, नोट्स पेज व्यू। अब नोट्स पेज व्यू में क्या होता है, मान लो आपने ये स्लाइड बनाई, ठीक है, आप चाहते हो कि इस स्लाइड के साथ यहाँ पर मैं कुछ साथ साथ इस स्लाइड के बारे में कुछ नोट्स लिख दूं, ठीक है, इसको बोलते हैं नोट पैन। क्या बोलते हैं, नोट पैन। ये ऊपर स्लाइड होती है, उसके नीचे एक नोट पैन होता है, यहाँ पर आप नोट लिख देते हो। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप इस नोट पैन का बाद में नोट्स का प्रिंट निकाल के जो आगे देखने वाले होते हैं उनको बांट देते हो, तो वो स्लाइड को देखते हैं, साथ में नोट पैन से पढ़ते हैं, इसमें जो नोट्स होंगे पढ़ेंगे। ऐसे व्यू को बोलते हैं नोट्स पेज। मतलब जब आप स्लाइड के साथ साथ नीचे नोट्स भी बना रहे हो, मतलब एक नोट्स पेन भी है नीचे, उस व्यू को बोलते हैं नोट्स पेज भी, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज स्लाइड शो व्यू। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन यही आते हैं, स्लाइड शो व्यू। देखो स्लाइड शो व्यू वो व्यू है जिसमें आपको स्लाइड दिखेगी। जब आपको स्लाइड दिखती है ना, तो पूरे पेज में एक ही स्लाइड होती है, ऐसा होता है स्लाइड शो व्यू, ठीक है। मतलब आपका जो स्लाइड है वो पूरा पेज ले लेगी, ठीक है। टेक फुल स्क्रीन, फुल, अभी तक पूरा फुल स्क्रीन लिया नहीं था। देखो अगर नोट पेज व्यू में लिखें तो नीचे नोट पैन होता है, अगर स्लाइड सॉर्टर में लिखें तो सारी स्लाइडें सामने होती है। अगर नॉर्मल व्यू की बात करूं तो लेफ्ट साइड में स्लाइड पैन दिख रहा होता है। तो बस जो हमारा स्लाइड शो व्यू होता है, उसमें पूरा पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपने स्लाइड शो से बाहर निकला, एग्जिट करना हो फ्रॉम स्लाइड शो, एग्जिट करना हो फ्रॉम स्लाइड शो, स्लाइड शो से अगर आपने बाहर निकलना हो, तो आप कौन सी की का यूज करते हो, तो आप स्केप की का यूज करते हो। कौन सी, आपके जो कीबोर्ड में स्केप की होता है ना, उसको दबाओगे तो आप स्लाइड शो से बाहर निकल जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट व्यू जहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दैट इज मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में क्या कर सकते, देखो मास्टर व्यू की हेल्प से आप क्या करोगे, मान लो आपने मास्टर व्यू खोला है, आप एक स्लाइड में जो चेंज कर रहे हो ना, वो सभी स्लाइड्स में चेंज हो जाएगा। जो इसमें चेंज करोगे वो ऑल स्लाइड्स में चेंज हो जाएगा। मान लो आपने इसकी बैकग्राउंड चेंज कर दी, तो सभी स्लाइड की बैकग्राउंड, मान लो इसकी आपने बैकग्राउंड येलो कर दी, तो सभी स्लाइड्स की बैकग्राउंड पीछे येलो हो जाएगी। तो ये होता है मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में जो आप एक स्लाइड्स में चेंज करते हो, वो आपकी सभी स्लाइड्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ से यही व्यूज है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर पहले पावर पॉइंट की डॉट पीपीटी होती थी, अब पावर पॉइंट की क्या है, एक्सटेंशन डॉट पीपीटीएक्स। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, 2007 के बाद ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पावर पॉइंट भी आपका 400% तक
जूम मैक्सिमम कर सकता है, जूम मैक्सिमम कर सकता है, वर्ड ज्यादा कर सकता है, बट जो एक्सेल और पावर पॉइंट है 400% तक जूम कर सकते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इधर कौन कौन सी शॉर्टकट कीज है उसके बाद इसको रिवाइज देखो। सबसे पहली बात, अगर आपने स्लाइड शो पे जाना है, F5 दबाओगे, ठीक है। अगर आपने व्यू करना है, किसको व्यू करना है, स्लाइड शो को, तो आप क्या करोगे, F5 दबाओगे। अगर आपने स्लाइड शो से एग्जिट करना हो, एग्जिट स्केप दबाओगे, स्केप दबाते हो तो आप एग्जिट हो जाते हो, एग्जिट हो जाते हो फ्रॉम स्लाइड शो। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, किसे, स्लाइड शो से एग्जिट करने के लिए आप क्या दबाते हो, एस्केप दबाते हो, ठीक है। अब आपको अगर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो स्पेस बार जो होता है ना आपके आपके उस पे कीबोर्ड में, उस पे स्पेस बार दबाओगे, या माउस पे सिंपली क्लिक कर दोगे, माउस पे क्लिक करोगे या और स्पेस बार दबाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको जाना हो तो आप इसके थ्रू जा सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके एक एस का क्या सिंबल होता है, एस दबाने से क्या होता है, अगर आपको स्लाइड शो को रोकना हो और वापस स्टार्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, एस को दबा सकते हो। मतलब एस दबाने से स्टॉप हो जाएगा आपका स्लाइड शो, स्टॉप भी हो जाएगा। और अगर आप वापस एस दबाओगे, स्लाइड शो स्टॉप हो जाएगा, एंड एस अगेन प्रेस करोगे तो वापस रीस्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा आपका स्लाइड शो। तो उसके लिए हम एस का यूज करते हैं, ये भी पूछता है, ठीक है। यहाँ से इसको भी आप याद रखें। और क्या, और कहाँ से इंपॉर्टेंट आता है, अगर आपको एक नई स्लाइड डालनी हो, कंट्रोल प्लस एम दबाओगे तो आपकी एक इंसर्ट हो जाएगी, एक न्यू स्लाइड, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, एक न्यू स्लाइड डालनी हो, एक नई स्लाइड डालनी हो, सिर्फ एक स्लाइड, स्लाइड एक जो सामने दिखता है उसके लिए कंट्रोल प्लस एम। और अगर पूरी की पूरी नई प्रेजेंटेशन आपने इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एन दबाओगे, तो ये इससे पूरी नई प्रेजेंटेशन आ जाती है, प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर पूरी नई प्रेजेंटेशन डालनी है, कंट्रोल प्लस एन। और अगर आपने जस्ट एक स्लाइड डालनी है, कंट्रोल प्लस एम का यूज करोगे, ठीक है। अगर आपने प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाने से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो क्लोज हो जाती है। तो अगर आपने एक प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कर सकते हो, इसकी वजह से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब देखो ये ना, ये हर जगह यूज होते हैं, बट मैंने अभी बताया नहीं, ये एग्जाम चार समझ लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे होम क्या होता है, देखो, मान लो आप लिख रहे हो और अगर आप चाहते हो कि लिखते लिखते आपका कर्सर जो है वो इसी लाइन के स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग ऑफ करंट लाइन, अगर आप इसी लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर लाना चाहते हो तो आप होम दबा दोगे ना, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। और अगर आप कंट्रोल प्लस होम दबा देते हो तो वो क्या करेगा, वो आपका कर्सर लिखते लिखते स्टार्टिंग ऑफ प्रेजेंटेशन में आ जाएगा, बिल्कुल प्रेजेंटेशन जहां से आपकी स्टार्ट हुई है ना, तो स्टार्टिंग ऑफ प्रेजेंटेशन में आ जाएगा जब आप कंट्रोल प्लस होम दबाओगे, ठीक है। इसी तरह जब आप एंड दबाते हो ना, आपका एंड ऑफ करंट लाइन में आपका कर्सर चला जाता है, जिस लाइन पे आप लिख रहे हो ना उसके एंड में चला जाएगा। बट अगर आप अगर इसी तरह आप कंट्रोल प्लस एंड दबा देते हो, कंट्रोल प्लस एंड दबा देते हो, तो आपका कर्सर जो है वो एंड ऑफ प्रेजेंटेशन में चल जाएगा, कहां पे चल जाएगा, एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या ये याद रखोगे आप अच्छे से। और क्या, एक आधी शॉर्टकट की, बाकी सारा रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी, भाग नहीं रहा हूं मैं। अगर आपका शिफ्ट प्लस, अगर आपको हेल्प चाहिए किसी भी सॉर्ट की, तो शिफ्ट प्लस F1 से हेल्प आ जाती है, हेल्प आ जाती है। और शिफ्ट प्लस F3 से, शिफ्ट प्लस F3 की हेल्प से आप केस को चेंज कर सकते हो। अगर आपने चेंज केस करना है तो आप कर सकते हो चेंज केस, ठीक है, ये भी याद कर लो। और दो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए जहां से ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। एक चीज होती है ट्रांजिशन, एक होती है एनिमेशन, ठीक है। ट्रांजिशन और एनिमेशन क्या होता है, देखो, इसका फर्क पता होना चाहिए। देखो, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, मतलब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड ऊपर से आ रही है, राइट साइड से आ रही है, किस तरह से आ रही है, कैसे आएगी, वो होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है हाउ नेक्स्ट स्लाइड कम, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, हाउ नेक्स्ट स्लाइड कम, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। एनिमेशन का मतलब होता है जैसे आप लिख रहे हो, अब आपके वर्ड वो बड़े हो जाएं, छोटे हो जाएं, तो मतलब मूविंग वर्ड वगैरह, ये सब एनिमेशन में जैसे एनिमेशन होती हैं, तो ये मूविंग वर्ड्स वगैरह आपके इसमें आता है एनिमेशन। ये दो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको प्रेजेंट पावर पॉइंट से ही एग्जिट करना हो तो आप आल्ट प्लस F4 का भी यूज करते हो, इससे भी आप एग्जिट हो जाते हो, कहां से, पावर पॉइंट से, एग्जिट फ्रॉम पावर पॉइंट, ठीक है। देखो, जो भी इंपॉर्टेंट है वो बताना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मैं क्यों छोड़ूंगा, ये रिवाइज कर लेंगे, अभी हो जाएगा, बट यहाँ से छूटना नहीं ना चाहिए कुछ, तो फिर फायदा नहीं ना, अगर छूट गया तो फिर क्या फायदा मेरा पढ़ाने का, ठीक है। देखो, हमारी कहानी शुरू हुई, सर हमारी कहानी शुरू हुई पावर पॉइंट से। मैंने आपको बोला पावर पॉइंट एक कॉम्बिनेशन है स्लाइड्स का। इसमें एक स्लाइड क्या होता है, मतलब जिसके ऊपर आप चीजें लिखी हुई हैं। अब एक होता है स्लाइड पैन, वो लेफ्ट वाली जगह जहां पे आपको सारी स्लाइडें दिखती है उसको बोलते हैं स्लाइड पैन, और सामने आपकी स्लाइड होती है। अब देयर आर डिफरेंट व्यूज जहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले नॉर्मल व्यू को मेन एडिटिंग व्यू कहते हैं, जहां पर आप नॉर्मली कोई भी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आपकी कोई भी एडिटिंग करना है वो नॉर्मल, वो यही है नॉर्मल व्यू आपका, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर व्यू आपकी स्लाइड की अगर आपने अरेंजमेंट करनी है, पहले कौन सी स्लाइड आएगी, बाद में कौन सी स्लाइड आएगी, ये सारा आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में कर सकते हो, ठीक है। एक स्लाइड के बाद दूसरी कौन, फिर नोट्स पेज व्यू में क्या होता है, आपके ऊपर स्लाइड है और नीचे आपका नोट पैन होता है, उसमें आप कोई भी नोट्स आपने डालना है तो वो डाल सकते हो। फिर स्लाइड शो व्यू में जैसे आपका स्लाइड दिखेगी कैसी लोगों को, वो स्लाइड शो व्यू में होता है। उसमें क्या होता है, पूरी स्लाइड आपकी पूरी स्क्रीन ले लेती है। नेक्स्ट, अगर आपने स्लाइड शो से निकला, आप एस्केप की का यूज करें। मास्टर स्लाइड्स वो स्लाइड्स होती है जिसमें आप एक स्लाइड में चेंज करोगे वो सारी स्लाइड्स में चेंज हो जाएगी, इस व्यू में आप कर सकते हो। 2007 से पहले डॉट पीपीटी, फिर पीपीटी एक्स, फिर उसके बाद F5 से आप स्लाइड शो देख सकते हो, एस्केप से आप एग्जिट कर सकते हो स्लाइड शो से। माउस या स्पेस बार दबाने से नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। एस से आप स्टॉप भी कर सकते हो स्लाइड शो को और वापस रीस्टार्ट भी कर सकते हो वापस एस दबा के। कंट्रोल प्लस एम से आप नई स्लाइड्स आ सकते हो। कंट्रोल प्लस एन से एक नई प्रेजेंटेशन डाल सकते हो। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है यार, ये यू नहीं है, यू से तो अंडरलाइन होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आप क्लोज कर सकते हो प्रेजेंटेशन को, ठीक है। होम दबाने से आप उसी करंट लाइन के स्टार्टिंग में आपका कर्सर चल जाएगा। कंट्रोल प्लस होम दबाने से उस पूरी प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में कर्सर चल जाएगा। एंड दबाने से एंड ऑफ द करंट लाइन में कर्सर चल जाएगा। और कंट्रोल प्लस एंड दबाने पूरी प्रेजेंटेशन के एंड में आपका कर्सर चला जाएगा। शिफ्ट प्लस F1 दबाने से हेल्प मिलती है और शिफ्ट प्लस F5 दबाने से, F3 दबाने से चेंज जो है आपका केस जो है वो चेंज हो जाता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कैसे नेक्स्ट स्लाइड आपकी आएगी, और जो आपका एनिमेशन होता है कि आप उसकी हेल्प से मूविंग वर्ड्स वगैरह अगर आप लाना चाहो तो वो ला सकते हो। और Alt प्लस F4 की वजह से आप एग्जिट कर सकते हो पावर पॉइंट में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आए, इधर तक देखो, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, MS एक्सेस के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको यहाँ तक, MS पावर पॉइंट तक। यार मैं लैपटॉप साथ साथ चार्ज भी कर लूँ, ये तो डेड ही हो जाएगा, रुक जाओ एक सेकंड। तो फिर आपका यहाँ ये पूरा लेक्चर यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें क्लियर हो गया, हमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और ईमेल में अब कोई दिक्कत नहीं है। सब जल्दी से MS एक्सेस पढ़ाओ। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेट के बारे में, वहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। देखो MS एक्सेस से उतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी बहुत मैं MS एक्सेस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले MS एक्सेस में, MS एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और खास करके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल मतलब यहाँ पर टेबल्स की फॉर्म में, डेटा टेबल स्टैंड फॉर रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस मैनेजर मतलब आपका जो डेटा है उसको स्टोर करके रखता है, एक तरह का एक यूनिकली डिफाइंड डेटा को स्टोर करने के लिए हम RDBMS का यूज करते हैं। और RDBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक टाइप ही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वही एक है MS एक्सेस जो माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन हमें प्रोवाइड करता है। पहले तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे टेबल क्या होता है, देखो टेबल क्या होता है, टेबल वो होता है जिसमें डेटाबेस में जो आपका डेटा जिसमें स्टोर होगा वो टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अब क्वेरी क्या होती है, यहाँ पर क्वेरी, अब मान लो आपके टेबल में डेटा, बहुत तरह का डेटा स्टोर है, उसमें से आपको जिस तरह का डेटा चाहिए आप क्वेरी रेज करोगे। क्वेरी रेज क्यों करते हैं हम, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले इस टेबल में से। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम क्वेरी रेज करते हैं। इसमें सिलेक्ट क्वेरी, पैरामीटर क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी। देखो आपको इन डेप्थ अगर पढ़ना है तो MS एक्सेस, MS वर्ड, MS एक्सेल में मैंने लेक्चर्स लाए हुए हैं, बट यहाँ पर मैराथन सेशन में जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं, तो आप यहाँ से आप सुनो बस, ठीक है। उसके बाद मान लो एक चीज होती है रिपोर्ट, जब भी आपको प्रिंटिंग वगैरह करनी हो मान लो अपने डेटा की, तो आप रिपोर्ट करोगे, उसके उसकी हेल्प से आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी डेटा की। मतलब देखो आपका एक टेबल है जिसमें डेटा स्टोर है, आपने क्वेरी रेज करी, क्वेरी से आपकी वो टेबल में से इंफॉर्मेशन निकल गई, अब रिपोर्ट के थ्रू आप उसकी प्रिंटिंग कर सकते हो, ठीक है। उन क्वेरी और टेबल की हेल्प से रिपोर्टिंग में आप उसकी क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कर सकते हो। अब कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे फॉर्म्स होते हैं, उसके हेल्प से क्या होता है कि इस टेबल में डेटा डालना इजी हो जाता है। तो आपका जो टेबल्स में डेटा डालने को इजी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्म। देखो ऑलरेडी बनाया हुआ फॉर्म है, उसमें आपने डेटा डालना, तो वो उसी फॉर्म में डेटा जो है टेबल में स्टोर हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, फॉर्म। ये कुछ चीजें कंपोनेंट, इनको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेस। कहीं भी कंपोनेंट आए तो ये चार चीजें आपको पता है। सबसे पहले टेबल, टेबल वो होता है जिसमें डेटा स्टोर है। डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये डेटा को स्टोर करना। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका जो MS एक्सेस है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर है। और टेबल क्वेरी, क्वेरी मतलब आप इंफॉर्मेशन को आपको जो चाहिए आप ले सकते हो टेबल में से, वो क्वेरी रेज करके निकले रिपोर्ट में, आपने क्वेरी रेज करके टेबल से डेटा लिया, उसको अब आपने प्रिंट करना है। फॉर्म्स में क्या होता है, आपको इजीली डेटा जो है टेबल में स्टोर हो जाए उसके लिए फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, उनको बोलते हैं फॉर्म्स, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब एक होता है प्राइमरी की, देखो अब आपके डेटाबेस में डेटा स्टोर है। अब
कैसे पता चलेगा कि आपका डेटा ये यूनिक है, मतलब डेटा यूनिक है, मतलब एक ही बंदे का डेटा आप अलग अलग कैसे उसको डिफाइन, जैसे मान लो मेरा और आपका, हम सबका एक आधार कार्ड नंबर है, वो सबका एक ही है ना। आधार कार्ड जो है हमारा हमें यूनिकली डिफाइन कर सकता है। ऐसे मान लो किसी की नाम, अगर किसी का नाम शिवम है, तो शिवम अगर 5 लाख बंदों का डेटा है, तो 5 लाख बंदों में दो तीन शिवम तो हो जाएंगे। तुम कैसे पता करोगे ये कौन सा शिवम है? नहीं कर सकते। बट आधार कार्ड नंबर तो उसका एक ही होगा ना। तो वो होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की के हेल्प से जो डेटा है वो यूनिकली डिफाइन होता है। इसी तरह एक फॉरेन की होती है। फॉरेन की क्या होती है? जो एक टेबल के डेटा को दूसरे टेबल के डेटा के साथ रिलेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन की। तो ऐसी कीज एग्जाम में क्वेश्चन, तो प्राइमरी की और फॉरेन की मेनली तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर आपका एक होता है वैलिडेशन रूल। देखो वैलिडेशन रूल क्या होता है, देखो ये भी याद कर लो, ये भी एग्जाम में कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन रूल क्या होता है? देखो, अगर आपके डेटाबेस में डेटा वही जाएगा जो वैलिडेशन रूल को सेटिस्फाई करेगा, मतलब आप एक कंडीशन रख देते हो, उस कंडीशन को जो डेटा मीट करेगा वही आपके डेटाबेस में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो मतलब वैलिडेशन रूल मतलब आपने एक कंडीशन लगा दी, एक प्री डिटरमाइंड कंडीशन लगा दी, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही डेटा आपको डेटाबेस में जो है वो जाएगा, ठीक है? फिर एक एक चीज होती है, आप ये डेटा के साथ डील कर रहे हो, तो एक आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग डेटा क्या होता है? देखो आपने इतना बड़ा डेटा है आपका, उसमें से आपको जो आपका जो आपको डेटा चाहिए उसका आप फिल्टर लगा दोगे, मुझे यहां से यहां तक का डेटा चाहिए, तो दैट इज नोन एज फिल्टरिंग डेटा, ठीक है? अब सबसे पहले जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो रिलेशनशिप कौन कौन सी टाइप की होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जेके ने पूछा, कौन कौन सा रिलेशनशिप की मेनली टाइप्स। देखो रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब जो भी टेबल्स हैं आपके जिनमें डेटा स्टोर है, उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, ठीक है? डेटा के बीच में, टेबल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। अब रिलेशनशिप जो है उसको मेनली हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप, ठीक है? एक हो गया वन टू मैनी, वन टू मैनी। तीसरा आ गया मैनी टू मैनी, ठीक है? मैनी टू मैनी। आजकल ना वैसे लाइफ में भी यही चल रहा है, वन टू वन रिलेशनशिप वाले कम ही है, वन टू मैनी वाले बहुत है, मैनी टू मैनी वाले बहुत ज्यादा है। तो रिलेशनशिप का मतलब है कितने टेबल्स के कितने टेबल्स का रिलेशन क्या है, ठीक है? डेटा का। तो इसमें तीन तरह के मेनली है, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, ठीक है? ये रिलेशनशिप कितने टाइप्स के, यहाँ से भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है? और एमएस एक्सेस की बात करें, इसका भी पहले जो है, देखो इसका भी पूछता है पहले क्या था। 2007 से पहले हम इसकी एक्सटेंशन थी डॉट एमडीबी, क्या थी? डॉट एमडीबी। और 2007 के बाद इसकी क्या होगी? डॉट एसीसीडीबी, ये भी आपको याद रखना है। 2007 से पहले क्या थी? डॉट एमडीबी। और उससे पहले, उसके बाद में क्या होगी? डॉट एसीसीडीबी। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग का एमएस एक्सेस में सॉर्टिंग का मतलब होता है कि जब आप डेटा को अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। जब आप डेटा को अरेंज करते हो लॉजिकल सीक्वेंस में, कैसे अरेंज करते हो? इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को अरेंज करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को सॉर्टिंग बोलते हैं। तो सॉर्टिंग क्या होता है? डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना, ठीक है? दिस इज क्लियर। अब हमने शॉर्टकट की देखनी है। ये कुछ चीजें मुझे एमएस एक्सेस के बारे में आपको पढ़ाई। देखो सबसे पहली बात, एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन द्वारा पढ़ाया गया, बताया गया एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक तरह का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके कंपोनेंट में टेबल आ जाता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। क्वेरी की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो इस टेबल में से। रिपोर्ट प्रिंटिंग में हेल्प करता है, और फॉर्म्स आपको इजी बनाता है कि आप डेटा किस तरह से डालोगे टेबल्स में। फिर एक प्राइमरी की होती है जो यूनिकली डिफाइन करती है किसी डेटा को, जिसको जैसे जस्ट लाइक इन आधार कार्ड नंबर, ठीक है? उसके बाद फॉरेन की होती है जो एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन बनाते हैं। वैलिडेशन रूल होता है कि जो एक प्री डिटरमाइंड कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी तभी डेटा स्टोर होगा। फिल्टरिंग ऑफ डेटा मतलब जिस तरह का डेटा आपको चाहिए आप फिल्टर करके ले सकते हो। रिलेशन मेनली तीन तरह के, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। पहले इसकी एक्सटेंशन डॉट एमडीबी थी, अब डॉट एसीसीडीबी है, ठीक है? और सॉर्टिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है? अब शॉर्टकट कीज कौन कौन सी एमएस एक्सेस में यूज होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है? सबसे पहले अगर आपने एक नया डेटाबेस खोलना है, तो कंट्रोल प्लस एन से आप क्रिएट कर सकते हो एक न्यू डेटाबेस। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो अगर आपने एक नया डेटाबेस खोलना है तो आप किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस एन का, ठीक है? और अगर आपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करना है, मतलब डेटाबेस ऑलरेडी है, आपको उसको ओपन करना है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करना है, आप किसका यूज करोगे? ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। आप किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस ओ का। सबसे पहले तो ये पूछता है, ठीक है? अगर आपने, ध्यान से सुनो, अगर आपने एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो Alt+N। अगर आपने क्रिएट करना है न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट, न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट को अगर आपने क्रिएट करना है तो आप किसका यूज करोगे? Alt+N का, ठीक है? अगर आपने एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, आप Alt+N का यूज करोगे। और अगर आपने इसको भी ओपन करना है, अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट है उसको ओपन करना है, तो आप किसका यूज करोगे? Alt+O का। ये आपको याद रखना है, ठीक है? दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मानो एक नया रिकॉर्ड डालना है, रिकॉर्ड क्या होता है अभी बता देता हूँ। रिकॉर्ड देखो सुनो,
जो आपकी डेटाबेस में डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल में आपको पता है रोज और कॉलम्स होती हैं। जो रोज होती है ना, टेबल में रोज होते हैं, रोज को ही हम बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। और इसी को हम दूसरा वर्ड में बोलते हैं टपल। अगर एग्जाम में पूछते तो याद रखना, ठीक है। इससे था कॉलम। कॉलम को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड। और इसी को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट, ठीक है। क्योंकि आपका डेटा टेबल की फॉर्म में शुरू हो रहा है, टेबल में आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अगर आपको एक नई रिकॉर्ड डालनी है, मतलब एक नई रो डालनी है, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। अगर आपने एक नया रिकॉर्ड डालना है तो आप किसका यूज करोगे? आप कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस साइन का यूज कर देते हो, किसका साइन का? प्लस का। तो आपका एक नया जो है वो रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको डिलीट करना है, आपको अगर इसको डिलीट करना है किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे? किसी भी करंट रिकॉर्ड को डिलीट करना है, करंट मतलब आपको कोई रिकॉर्ड है, आपको इसको डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए कंट्रोल के साथ माइनस साइन दबा दोगे। कौन सा? माइनस साइन जो है यूज करोगे कंट्रोल के साथ, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर डेट के लिए यहां पर भी सेम है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। इसकी वजह से करंट डेट डाल सकते हो, ठीक है। हमने ऑलरेडी भी पढ़ा, करंट डेट डाल सकते हो। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, इसकी वजह से आप क्या डाल सकते हो? इसके बाद आप करंट जो है वो टाइम डाल सकते हो, करंट टाइम डाल सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद ये वाले यहाँ पर सिंबल, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर ये ऊपर वाला सिंबल है, ध्यान से सुनो, आप प्रीवियस रिकॉर्ड में जा सकते हो, प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है। मैं जा सकते हो प्रीवियस रिकॉर्ड में। और अगर नीचे वाला सिंबल है तो आप ऐसे भी आ सकते हो सिंबल बना के क्वेश्चन, ठीक है। आप नेक्स्ट रिकॉर्ड में जा सकते हो, किस में जा सकते हो? नेक्स्ट रिकॉर्ड। ऊपर वाला सिंबल है तो प्रीवियस रिकॉर्ड में जा सकते हो, नीचे वाला सिंबल है तो न्यू रिकॉर्ड में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कंट्रोल प्लस ऊपर वाला सिंबल है, कंट्रोल प्लस ऊपर वाला सिंबल है, तो आप पहले रिकॉर्ड में जा सकते हो, मतलब पहली रो में फर्स्ट रिकॉर्ड में जा सकते हो। और अगर आपने कंट्रोल प्लस नीचे वाला सिंबल है, कंट्रोल प्लस नीचे वाला सिंबल है, तो आप क्या कर सकते हो? आप लास्ट रिकॉर्ड में जा सकते हो, लास्ट रिकॉर्ड। ये वही वाला सीन है जैसे हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अगर आप कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है तुम इजिली एमएस एक्सेस का क्वेश्चन जो है हैंडल कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आपको पता होगा आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेसिकली सर, वह रिवाइज कर लेते हैं सारा। एमएस एक्सेस जो है एक तरह का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। टेबल में डेटा स्टोर होता है, क्वेरी से इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स जो होता है उसकी प्रिंटिंग में हेल्प करता है ऑन द बेसिस ऑफ टेबल एंड क्वेरी। फॉर्म्स जो होता है हमें इजी बना देता है, हमें डेटा किस तरह से स्टोर करना है। फिर हमने देखा प्राइमरी की होती है एक ऐसी की जो यूनिकली डिफाइन करती है किसी भी डेटा सेट को, आधार नंबर जैसे होगा। फॉरेन की एक जो है टेबल का दूसरे का लिंक। वैलिडेशन रूल एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई होगी तो फिर हम जो है मानेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। फिल्टरिंग डेटा से आप फिल्टर करके कोई चीज लेना चाहो तो टेबल से ले सकते हो। रिलेशनशिप, देयर आर मेनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप लाइक वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो ये याद रखना आपको। डॉट एमडीबी पहले एक्सटेंशन थी, फिर डॉट एसीसी डीबी होगी। सॉर्टिंग हो गया, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस। कंट्रोल प्लस एन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। और ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस के लिए कंट्रोल प्लस ओ। ऑल प्लस एन जो है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। देन वी हैव ऑल प्लस ओ ओपन अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। देन रो, रिकॉर्ड या टपल, ये भी आप देख सकते हो। ये बोलते हैं क्या मतलब रोज, क्योंकि डेटा आपका जो है टेबल में स्टोर हुआ है रोज और कॉलम की फॉर्म में, तो रोज को हम रिकॉर्ड और टपल भी कहते हैं, कॉलम को हम फील्ड और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। एक नया रिकॉर्ड डालना हो तो कंट्रोल प्लस प्लस, और डिलीट करना हो कंट्रोल के साथ माइनस दबा दो। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन करंट डेट डालेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन करंट टाइम डालेगा। प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए ऊपर वाला सिंबल एरो, नीचे वाला एरो जो है नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए कंट्रोल प्लस ऊपर वाला एरो, फर्स्ट रिकॉर्ड के कंट्रोल प्लस नीचे वाला एरो लास्ट रिकॉर्ड के लिए। तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आई होप यहां तक तुम्हें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब आपका टॉपिक क्या बचा? अब ईमेल हमने पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के बारे में वायरस और एंटीवायरस के जस्ट में क्यों आपके सिलेबस में डायरेक्टली काफी बच्चों के जैसे जूनियर सेशन के सिलेबस में वायरस एंटीवायरस मेंशन नहीं है ना सिलेबस में। तो वायरस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और एंटीवायरस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेंगे जस्ट आज के सेशन में। बाकी जो किसी और एग्जाम के बच्चे हैं ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके वायरसेस और एंटीवायरसेस सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, वो मेरे वीडियो देख लेंगे, ठीक है। अब यूट्यूब में ही मैंने डाली है वायरसेस एंटीवायरस की वीडियो, एक एक सिंगल वीडियो है, वायरस और एंटीवायरस दोनों में सर्च करना। वायरसेस एंड एंटीवायरस अवेकनिंग क्लासेस, वहां पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वहां आज मैं जस्ट वायरस और एंटीवायरस के नाम बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है। अब हमारे पास इंटरनेट की बात देखो, सबसे पहली बात इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट सर्विसेज बोला जाता है बेसिकली विंड सर्व को। क्यों विंड सर्व को ही क्यों बोला जाता है? विंड सर्व को इसलिए बोला जाता है क्योंकि विंड सर्व ने बेसिकली जो हमारा इसने रॉबर्ट कोहिन के साथ मिलकर, किसके साथ? विंड सर्व ने और रॉबर्ट कोहिन के साथ मिलकर, रॉबर्ट कोहिन के साथ मिलकर दो इंपॉर्टेंट चीजें बनाई थी जिसपे हमारा पूरा इंटरनेट बेस है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहले इंटरनेट कौन सा था? सबसे पहले इंटरनेट जो कंसेप्ट जो था वो आर्पानेट था। क्या था? आर्पानेट, ठीक है, आर्पानेट।
ARPANET की फुल फॉर्म भी कई बार ARPANET, ठीक है। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये बेसिकली वर्ल्ड का पहला मान लो आप इंटरनेट हो सकता है। इसको किसने बनाया था? बेसिकली यूएस की कंपनीज ने बनाया था, यूएस डिफेंस और यूएस यूनिवर्सिटीज को लिंक किया था आपस में, तो इसका नाम था ARPANET, ठीक है। जिससे क्लियर, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। अब आपका जो बेसिकली जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, कोई भी मतलब आपको इंटरनेट में अगर काम करना है ना, तो आपके दो मेन प्रोटोकॉल, एक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे इंपॉर्टेंट यही दो है। देखो, ट्रांसमिशन मतलब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है तो आपको इंफॉर्मेशन जाएगी कैसे? देखो, जब भी हम इंफॉर्मेशन कोई भी इंटरनेट में भेजते हैं ना, उस इंफॉर्मेशन को हम छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में तोड़ते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को ब्रो करना इनटू स्मॉल पैकेट्स में इंफॉर्मेशन को ब्रो करना पहले, ठीक है, फिर बाद में आगे जाके इन पैकेट्स को वापस ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये सारा काम कौन देखता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन देखता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? ये बेसिकली कौन सी लेयर पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर में। कौन सी लेयर पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर में। दूसरा हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? बेसिकली ये हैंडल करेगा कि जो पैकेट है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे ही डिस्पैचिंग हो उनकी, मतलब डिस्पैच, ये जो पैकेट्स है ना, मतलब मैंने आपको बोला कोई भी इंफॉर्मेशन है वो जब भी इंटरनेट में जाएगी पहले वो पैकेट्स के फॉर्म में टूटेगी। पैकेट्स के फॉर्म में तोड़ना और पैकेट्स को असेंबल करना टीसीपी का काम है, और उसकी जो डिस्पैचिंग है वो अच्छे से हो, ये कौन देखता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों के कम्बिनेशन से ही हमारा इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी शेयर होती है, तो ये दो आपको पता होना चाहिए। एक नेटवर्क लेयर पे काम करता है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर में। इसकी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहली बात, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है, इंटरनेट की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बताना चाहिए, इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क इसको बनाने में विंड सर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको फादर ऑफ इंटरनेट भी बोला जाता है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह जैसे डब्ल्यू के पूछे ये किसने लाया है, तो ये थोड़े नाम देख लो। टिम बर्नियर्स ली। किसने? टिम बर्नियर्स ली ने डब्ल्यू का कंसेप्ट लाया था। बर्नियर्स लीगा कब? 1990। मेरे मुंह से निकला था WWE, ठीक है। पहले देखते हैं रोमन रेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, और क्या इंटरनेट में हमारी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो। अब कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको पहले मैं इंटरनेट के बारे में बताऊंगा, फिर हम सारे पढ़ेंगे, जैसे वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले आपको एक वाईफाई की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी। क्या? वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। वाईफाई आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है। आपको एक तरह के इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है रेडियो फ्रिक्वेंसीज में। अब नेक्स्ट आपका है वाई मैक्स। वाई मैक्स इसकी भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। वाई मैक्स, वाई मैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड, क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटर ओपराबिलिटी, ओपराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या? माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। अगर ये पूछे तो ये भी आप देख सकते हो, वाई मैक्स बोलते हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ से और कौन से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप अब कौन कौन से प्रोटोकॉल इंटरनेट में यूज होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से जो आपका जो डेटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में टूटता है और आगे जाके रिसीवर एंड में पैकेट्स जो है वापिस अरेंज होते हैं। ये सारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल देखते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये डिटरमाइन करता है कि आपके जो पैकेट है उनकी डिस्पैचिंग प्रॉपरली हो, ठीक है। फिर आपका जब भी आपको फाइल को सेंड करना हो तो एक प्रोटोकॉल यूज होता है एफटीपी, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है एचटीटीपी, इसके बारे में अच्छे से समझना। एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखो अब जो भी इंटरनेट के आपके मैसेजेस जो भी जाएंगे, अब वो किस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है। मैसेजेस की फॉर्मेटिंग क्या होगी, मैसेज किस तरह, जो इंटरनेट में मैसेज लिखे जाते हैं उन मैसेज का कोई प्रोटोकॉल तो होगा ना जो बताएगा किस तरह से मैसेज, उन मैसेज फॉर्मेट कैसे होगा और उनके ट्रांसमिशन कैसे होगी मैसेजेस की, ये सारी कौन देखता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये याद रखना। और इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि क्या ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो बिल्कुल ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, कोई स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब होता है, मान लो अभी जो ये काम कर रहे हैं ना, थोड़ी देर के बाद इसको ये पता नहीं होगा इसने पिछला काम क्या किया, मतलब ये हर किसी काम को इंडिपेंडेंटली करता है विदाउट नोइंग द प्रीवियस वन, ठीक है। इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। और जब भी हम इंटरनेट में लिखते हैं तो जो लैंग्वेज यूज होती है उसको बोलते हैं एचटीएमएल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें मार्कअप लैंग्वेज जिसमें एंगुलर ब्रैकेट यूज होती है। क्या यूज होती है? एंगुलर ब्रैकेट। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो एंगुलर ब्रैकेट का कहां पर यूज होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इंटरनेट में जिस लैंग्वेज से लिखा जाता है
दैट इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर आपका एक प्रोटोकॉल होता है जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है टेलनेट। टेलनेट मतलब टर्मिनल नेटवर्क। कौन सा? टर्मिनल नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। आपको अपने आपके पीसी को, अगर आपके पीसी को जो इंटरनेट में सर्वर है उससे कनेक्ट करने वाला जो प्रोटोकॉल है दैट इज नोन है टर्मिनल नेटवर्क, टेलनेट, ठीक है। एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, ये भी याद रखना। टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल वो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने पढ़ाया था, पिछले वाला सेशन देखो, वहां पे क्लियर हो जाए। टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक बात रिवाइज करते हैं, इसके बाद आपने वेब ब्राउजर वगैरह पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंटरनेट के फादर विंड सबको बोला जाता है क्योंकि इंटरनेशनल नेटवर्क इन्होंने ही स्टार्ट किया और रॉबर्ट कॉय ने मिलकर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल लाया, ठीक है। आरपानेट पहला जो है एक तरह का इंटरनेट हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल में अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स ने 1990 में लाया। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी और वेमेक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे मैसेज फॉर्मेट होगी और ट्रांसमिशन होगी। ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, अभी की जो इंस्ट्रक्शन है वो इंडिपेंडेंट चलेगी पीछे वाली के। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज होती है इंटरनेट में लिखने के लिए जो एंगुलर ब्रैकेट से बनी हो। टेलनेट इज स्टैंड्स फॉर टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। कैसे पीसी सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, ये एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेब पेज क्या होता है। देखो वेब पेज का मतलब क्या है। मान लो जो आपकी ये पेज है ना, जो आपका नोटबुक का पेज है, यही जो इंटरनेट में पेज है उसको बोलते हैं वेब पेज, ठीक है। अब इन्हीं वेब पेजेस को जोड़ के क्या बनती है? वेबसाइट्स। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज जस्ट कॉम्बिनेशन या कलेक्शन, हम बोल सकते हैं वेब पेजेस। तो वेब इंटरनेट में जो पेजेस हैं उनको जोड़ के हमारे पास क्या बनती है? कोई भी वेबसाइट। जैसे अवेकिंग क्लासेस डॉट इन आप लिखो, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इसकी ऐप भी मिल जाएगी, ये भी एक तरह की वेब पेज है, ठीक है। तो ये मतलब वेबसाइट है, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये आपको दिक्कत होनी चाहिए। अब मान लो आपने किसी वेब साइट में पहुंचे, अब यहां से कहानी सुनो। आपको किसी वेबसाइट में जाना है, सबसे पहले आपको इंटरनेट पे जाने के लिए कोई चीज चाहिए। तो जो चीज, जो सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट में लेके जाता है उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या है? एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो आपको किसी वेबसाइट में लेके जाए, मतलब आपको इंटरनेट में ले जाए। स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज टू गो टू, मतलब इंटरनेट बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं वेबसाइट। किसी वेबसाइट में पहुंचाने वाला या इंटरनेट में पहुंचाने वाला जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब वेब ब्राउजर दो तरह के होते हैं। एक होता है टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, जहां पर आप जस्ट टेक्स्ट से लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं। आप पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज नहीं कर सकते, सिंबल्स का यूज नहीं, टच नहीं कर सकते। वो टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर ये पहले होते हैं। जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल है लाइनेक्स। तो ये पूछता है लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स है वेब ब्राउजर बट टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, ठीक है। फिर उसके बाद अब आज के टाइम में हम कौन से यूज करें? ग्राफिकल वेब ब्राउजर। कौन से यूज करें? ग्राफिकल वेब ब्राउजर हम यूज करें। इसमें सबसे पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर था वो था मोसाक। मोसैक जो था पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, एनसीएसए ने इसको बनाया था, ठीक है। इसने एनसीएस, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसने बनाया था मोसैक। ये पहला जो है बेसिकली क्या था? एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, ठीक है। अब आजकल कौन कौन से वेब ब्राउजर? बहुत से हैं यार, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है। एक्सप्लोरर है आपका, एक्सप्लोर आपका क्रोम है, गूगल क्रोम, ठीक है। क्रोम जो है वो भी एक तरह का आपका क्या वेब ब्राउजर है, ठीक है। उसके बाद आपका ओपेरा मिनी है, ओपेरा है, फिर सफारी है, ठीक है। सफा इनके नाम याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेटस्केप है, ठीक है। नेटस्केप है, यूसी ब्राउजर है, यूसी जो था, ठीक है। यूसी मिनी भी था। फिर फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स। ये सारे क्या आपके वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब ये ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ये क्या है? ये एक तरह के ऐसे स्पेशल तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट में जा सकते हो या आप किसी भी वेबसाइट में पहुंच सकते हो, ठीक है। फिर यहां तक तो आपको क्लियर है। फिर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एक चीज होती है, ये हमने वेब ब्राउजर पढ़ा, एक होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? देखो सर्च इंजन एक तरह की वेबसाइट ही है। क्या है? वेबसाइट है। क्या है? पहली बात वेबसाइट, ये कोई ब्राउजर नहीं है, वेबसाइट है जिसकी हेल्प से आप अनदर वेबसाइट्स को ढूंढ सकते हो, अनदर वेबसाइट्स को ढूंढ सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी गूगल। क्या? गूगल। देखो आप गूगल में जाते हो, आप गूगल में जैसे बिंग हो गया, ठीक है। बिंग भी एक तरह का सर्च इंजन है। एमएसएन याहू है, याहू भी एक तरह का सर्च इंजन। मतलब क्या है बेसिकली? आप गूगल में जाते हो, आप गूगल में जाके लिखते हो ना बेकनिंग क्लासेस डॉट इन, पहले आप खोलते हो अपने फोन, देखो आप क्या करते हो, आप गूगल क्रोम खोलते हो, पहले क्रोम खोलते हो, क्रोम एक ब्राउजर, या ओपेरा मिनी खोलो, यूसी ब्राउजर, मतलब ये आप ब्राउजर खोलोगे। फिर आप जाओगे उधर, गूगल बना होता है, गूगल जी गूगल, ठीक है। गूगल में जाते हो, गूगल क्या है? एक वेबसाइट में पहुंच गई। तो गूगल एक ऐसी वेबसाइट है जिसके हेल्प से आप अनदर वेबसाइट को ढूंढ सकते हो। वहां पे आप लिखते हो वेकिंग क्लासेस डॉट इन, तो आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाते हो, वहां पर आपको जूनियर सिस्टम का टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली तरीका है। पहले आप जाते हो ब्राउजर में, ब्राउजर से जाते हो एक सर्च इंजन। सर्च इंजन एक खुद एक वेबसाइट है जिसकी वजह से आप अलग वेबसाइट को ढूंढ सकते हो, ठीक है। यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ग्राफिकल जो वेब ब्राउजर है उसका नाम मोसैक था, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें,
जैसे अगर किसी के आगे लिखा हुआ है ना डॉट कॉम, इसका मतलब वो कमर्शियल है। क्या है वो? कमर्शियल है। डॉट कॉम का मतलब होता है कमर्शियल। कोई भी कमर्शियल साइट है उसके लिए डॉट कॉम लिखा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो किसी के डॉट ईडीयू लिखा है तो वो मतलब एजुकेशनल है। डॉट इन का मतलब इंडिया, मतलब ये इंडिया के लिए यूज होता है। डॉट इन का मतलब होता है इंडिया। क्या होता है? इंडिया। ठीक है। डॉट ए को मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही इनके नाम होते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत इनका आइडिया होना चाहिए। डॉट यूके लिखा होता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उसके बाद डॉट ओ आर जी अगर लिखा हो, ओ आर जी का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। ओआरजी का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डॉट इन्फो लिखा होता है, इसका मतलब कोई इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको ये सब अरिहंत की बुक में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहीं से आते हैं, इंटरनेट रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको इंटरनेट में पता होना चाहिए। अब और क्या होता है इंटरनेट में जो आपको इन्फॉर्मेशन, देखो अब हम क्या होता है, एक चीज होती है हम इंटरनेट में बार बार कोई मतलब जैसे कोई कोई है वो शॉपिंग बार बार करता रहता है, तो कुकीज एक चीज है। कुकीज क्या होता है? देखो, आपके वेब ब्राउजर के ऊपर एक स्मॉल सा मैसेज आ जाता है आपके वेब सर्वर के द्वारा। इसमें क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है आपकी वेब एक्टिविटी के बारे में, उसको बोलते हैं कुकी। मतलब आप जो है बेसिकली इंटरनेट में क्या क्या करते रहते हो, उसकी एक्टिविटी सारी कुकीज में स्टोर हो जाती है, और उसके रिलेटेड फिर आपको मैसेज आए। मान लो आप शूज एक ढूंढ रहे हो, तो आपको 15 तरह के शूजेस के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। ये सारा कहाँ पर होता है? कुकीज में। ठीक है, कहाँ पर होता है? कुकीज में। तो ये भी आप याद कर लेना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा वायरस और एंटीवायरस है। मैं इसको इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम्हारे इस सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। जिन बच्चों के सिलेबस में मेंशन है वो अच्छे से पढ़ लो। वायरस एक तरह का मालवेयर है। मालवेयर मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की फंक्शनिंग खराब हो जाती है। ठीक है, इसमें और भी तरह के मलिशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर और भी, जैसे ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, बहुत सारे तरह के। ये सारे उस लेक्चर में मैं पढ़ाया, मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपको उस लेक्चर को देखना है, क्योंकि आपके डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसको किसने दिया था? इस वायरस का कंसेप्ट दिया था फ्रेड कोइन ने। किसने दिया था? फ्रेड कोइन ने 1985 में। कब दिया था? 1985 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वायरस, जैसे पहला वायरस जो आपको पता है, सबसे पहले क्रीपर आया था 1971 में। एल्कनोनर था, आई लव यू एक वायरस है, एसक्यूएल स्लेमर है। ठीक है, ये सारे वायरसेस के नेम है। ठीक है, ये आपको पूछता है। जैसे पहला नेटवर्किंग वायरस क्रीपर था, पहला पीसी वायरस एल्क्लोन था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब इन वायरसेस से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटीवायरस। क्या यूज करते हैं? एंटीवायरस। अब आपको एग्जाम में पूछता है कौन कौन से एंटीवायरस है। ठीक है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे अवास्ता, अवास्ट एक एंटीवायरस है। ठीक है, के 7 एक तरह का आपका एंटीवायरस है। फिर आपका एवीजी एक तरह का एंटी वायरस है। उसके बाद क्विक हील आपका एक तरह का एंटीवायरस है। इसके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्विक हील एक तरह का एंटीवायरस है। फिर आपका मैकएफी एक तरह का एंटीवायरस है, मैकएफी एंटीवायरस है। फिर नॉर्टन जो है वो भी एक एंटीवायरस है। ये आपके नाम याद कर लो। फिर जो आपका क्रीपर आया था उसके लिए जो एंटीवायरस बनाया गया था उसका नाम था रीपर, ये भी आपका एक एंटीवायरस है। फिर अवीरा, अवीरा भी एक तरह का एंटी, और भी बहुत सारे हैं। तो ये ट्रेंड माइक्रो है, अवास्ता है, ये सारे क्या एंटीवायरस हैं जहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो मैंने आज आपको वाइस और एंटीवाइस नहीं पढ़ाया, मैं नहीं बोल रहा मैं नहीं पढ़ा, इसमें बहुत कुछ है। स्पूफिंग क्या होती है, इस्लामी टेक्निक क्या होती है, दिस दैट ये वो, बट ये सारा मैंने वाइस और एंटीवाइस वाले लेक्चर में पढ़ाया। मैं अभी इस वीडियो के एंड में जो आपको इस जैसे ये खत्म हो गया, आपको ऊपर सामने वाइस और एंटीवाइस की वीडियो दिखना शुरू हो जाएगी। जिस जिसके सिलेबस में वो होगा वो उसको कवर लेगा। बट अभी जो है जूनियर असिस्टेंट का इमीडिएट सिलेबस, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ये सेशन बनाया। तो मैंने आपको बाकी सब कवर करवा लिया, विदाउट वाइस और एंटीवाइस के इन डेप्थ नहीं करवाया। वो मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप उससे कवर कर सकते हो। बाकी आगे अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हो और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करो। और ये कोई पहला मैराथन सेशन नहीं, आपके इंग्लिश के, आपके जीके सबके मैराथन सेशन जो है अवेलेबल है। मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हो। ठीक है, और बाकी जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, गूगल में जाके awakeningclasses.in लिखो, वेबसाइट से हमारी ऐप भी इंस्टॉल हो जाएगी, वहां पर जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, अच्छे एग्जाम हो जाए। ठीक है, दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।